फायरबेस की जो हमारे पास सर्विसेज हम लोगों ने भाई पढ़ी हुई है क्लास, जिसके अंदर हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन है और फायरबेस हमारे पास डेटाबेस है। हम फायरबेस की इन दोनों सर्विसेज के ऊपर भाई पहले भी काम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह भाई आज हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर किस तरह फायरबेस को हम लोग यूज करते हैं। चले भाई, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सारे टॉपिक्स हमारे पास सेम टू सेम डिटो है भाई, जिस तरह हम लोगों ने पहले चीजें पढ़ी थी फायरबेस की। जो फर्क है ना हमारे पास, वो है सबसे बड़ी चीज फायरबेस को कनेक्ट करने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आप लोग अपने रेगुलर जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर फायरबेस को कनेक्ट करते हो तो किसकी मदद से कनेक्ट करते हो? आप लोग सीडीएन की मदद से करते हो। बेसिकली आप लोग फायरबेस के जो सीडीएन होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हो। मतलब जो भी आपको फायरबेस के मेथड्स इंपोर्ट करने होते हैं, आप कहां से इंपोर्ट करते हो? सीडीएन से इंपोर्ट करते हो। ऐसे होता है क्लास। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम लोग भाई सीडीएन वाली प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते, क्योंकि भाई रिएक्ट आपके पास प्रॉपर जो है वो एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो है नोड मॉड्यूल्स होते हैं। हमारे पास हम कोई भी एसडीके वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो भाई रिएक्ट के अंदर हम लोग जब फायरबेस को यूज करना चाहते हैं तो हम लोग फायरबेस की जो हमारे पास एसडीके होती है ना, उसे क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमें फायरबेस पूरा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लोकली मिल जाता है। आपको कोई चीज भी भाई कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हम लोग क्या कहते थे, इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट गेट डॉक्स फ्रॉम, पूरा हमारे पास एक यूआरएल आता था, हम यूआरएल में चेंजेस करते थे फायरबेस सर्विस का नाम firestore.js। अब क्या होगा, इंपोर्ट गेट डॉक्स फ्रॉम फायरबेस firestore। क्योंकि फायरबेस हमारे पास लोकली क्या होगा भाई, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले भाई हम इसके अंदर एक npm i चला देते हैं, जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाए, और फायरबेस को भाई हम लोग यहाँ पे लॉगिन भी कर देते हैं। इस पे कब लगा भाई क्यों? अनलेस करिए सेटिंग जिसको चाहिए आप सेंड कर दो। यूआई अपडेट हो गई थी, मैंने भी आपके साथ ही फर्स्ट टाइम देखी वाली यूआई। मैसेज कर देना। अच्छा भाई फायरबेस की यूआई अपडेट हो गई, कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हो गई तो हो गई। अच्छा जी, तो भाई हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले भाई मैं क्या करूंगा, क्लास ये सारे प्रोजेक्ट डिलीट करो भाई मेरे जो है। तो मेरे पूरा बैच 14 उड़ा दिया, मुझे ऐप बनानी थी, कोई बात नहीं। SMID बैच इसका कौन सा नंबर क्या है? अरे बस सही है यार, मुझे मिल रहा है। सेलेक्ट करा, सेव करा, नहीं भाई कंटिन्यू। जेमिनी रिकमेंडेड है, कर लो भाई, चलो कंटिन्यू। नहीं चाहिए भाई। हमारे पास प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। मैं आपको फायरबेस की भाई डिप्लॉयमेंट कैसे करवाता हूँ कि किस तरह हम लोग अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो भाई प्रोजेक्ट हमारे पास है, सेटअप हुआ, मैं अपने पास रिएक्ट के प्रोजेक्ट में गया, इसको रन करते हैं। तो सिंपल भाई npm run dev, तो हमारे पास npm run dev करने के बाद हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले भाई हम क्लास सर्विस पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे भाई कौन सी वाली,
ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मैंने कहा डेटाबेस होना चाहिए या डेटाबेस होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस पढ़ेंगे भाई। सही है भाई, वैसे मैं कहना डेटाबेस जितना ही मेरे मुंह से कह लेंगे भाई ऑथेंटिकेशन। हमें पहले पढ़ना चाहिए भाई डेटाबेस, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के अंदर डेटाबेस की नीड पड़ती है। ऐसा ही ना भाई, लास्ट टाइम भी हमने ऑथेंटिकेशन यूज करी थी, तो यूजर का एक्स्ट्रा डेटा होता है उसको डेटाबेस में सेव करवाते हैं ना, तो डेटाबेस भी पढ़ना पड़ेगा वहां पे। तो इस तरह से पहले इंडिविजुअली भाई हम लोग एक सर्विस पढ़ते हैं डेटाबेस की, उसके बाद वही सर्विस पढ़ते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन की। चले भाई, तो हमारे पास हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद सबसे पहले भाई क्लास आप लोग चले जाओ कहां पे, एक ऐप के ऊपर। मतलब फायरबेस का प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमारे पास इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी ऐप अभी क्रिएट, तो हम लोग सबसे पहले भाई एक वेब ऐप क्रिएट करेंगे, और इस वेब ऐप को हम क्या करेंगे भाई अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ जाके कनेक्ट करेंगे। अच्छा भाई, माय वेब ऐप नहीं, वो तो होस्टिंग का है, हैंग हो गया भाई, हो जाता है अक्सर भाई। ये नाम रखना पड़ेगा। आइए भाई, माय ऐप को हमने क्या करा भाई, रजिस्टर करवाया यहाँ पे। अब देखो ये क्या दे रहा है हमें, ऐड फायरबेस एसडीके। एसडीके आप लोग जब यूज कर सकते हो जब आप लोग के पास क्या है भाई, एनपीएम मौजूद है। अब नॉर्मल प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं विदाउट रिएक्ट, तो उसके अंदर हमारे पास एनपीएम मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम लोग भाई कोई भी सर्वर अप नहीं करते, वहां पे हम लोग पैकेट डॉट जीसीपी फाइल क्रिएट नहीं करते, वहां हमारे पास किसी किस्म की कोई लोड मॉड्यूल्स वगैरह नहीं होते। तो भाई इस वजह से हम लोग अपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर एसडीके वाली प्रैक्टिस यूज नहीं करते। हम लोग कौन सा यूज करते हैं फिर, स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, और हम लोग ये करते हुए आए भाई पहले भी। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सी प्रैक्टिस यूज करते हैं भाई, एनपीएम वाली यूज करते हैं भाई, यूज एनपीएम। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या हमारे पास कि आपको एनपीएम की वेबसाइट से इंस्टॉल करना होगा, किसे, फायरबेस को। तो जैसे भाई मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके npm i फायरबेस करता हूं, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस की जो एसडीके होगी ना वो क्या हो जाएगी भाई, इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास है फायरबेस की एसडीके। मैं फिर रिपीट करूंगा कि मेरे पास फायरबेस की एसडीके। हमारे पास एक और पैकेज होता है भाई फायरबेस अंडरस्कोर टूल्स करके, या फायरबेस डैश टूल करके होता है हमारे पास, एक और पैकेज होता है। वो हमारे पास फायरबेस कंसोल होता है पूरा, जितना हमारे पास पूरा फायरबेस कंसोल होता है, उस पे भी आएंगे क्लास की लास्ट में बिल्कुल। तो सबसे पहले भाई मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस इंस्टॉल करा, जाके वेरीफाई करा, तो वहां पे तसल्ली हो गई हमारे पास फायरबेस इंस्टॉल हो गया। क्लास तक पे मसला। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारे पास हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, इसे हमें अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है भाई, सेटअप करना है। ऐसा ही ना, सबसे पहले फायरबेस सेटअप होगा। तो भाई पहले दिन से जो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हुए आ रहे हैं फायरबेस के अंदर, वही बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग कहां फॉलो करेंगे, रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग से मेरा सवाल है, हम लोग जब पहले पढ़ते थे भाई फायरबेस को, तो हम लोग क्या फायरबेस को हर फाइल में अलग अलग इनिशियलाइज करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, कुछ ऐसा करते थे हम लोग। एक ही फाइल बनाते थे और उसी फाइल के अंदर हम अपनी फायरबेस को पूरी क्या करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे। रिएक्ट के अंदर भी सेम ये प्रैक्टिस फॉलो होगी, रिएक्ट के अंदर भी सेम यही प्रैक्टिस फॉलो होगी। बस फर्क ये होगा कि हमारे पास जो सारे मेथड्स है ना, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, गेट डॉक्स, सेट डॉक्स, फिर हमारे पास क्रिएट यूजर यूजिंग ईमेल, सॉरी क्या था हमारे पास, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, जो हमारे मेथड है सर्विसेज के, उससे हम लोग एक जगह कॉल नहीं करेंगे, उसे हर कंपोनेंट के अंदर हम लोग अलग अलग कॉल करते रहेंगे। टेंशन चलो भाई बताता हूं। तो सबसे पहले भाई हम लोगों ने एसआरसी में जाने के बाद एक फाइल क्रिएट करी, किस नाम से भाई, firebase.js के नाम से। फायरबेस कॉपी करा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या करा भाई, सिंपली पेस्ट कर दिया। ये बात समझ में आई क्लास?
जीएसएक्स क्यों नहीं करी हमने ये? यहाँ पे हम कोई कंपोनेंट क्रिएट नहीं करेंगे। जीएसएक्स कब क्रिएट करते हैं हम लोग? हाँ सही कह रहे हो आप लोग, सारे बोलना भाई कम से कम। जब आपको किसी फाइल में कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो हम लोग जीएसएक्स क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया भी था। जब मैं वीड यूज करता हूं तो वीड के अंदर इंस्ट्रक्शन है कि किसी फाइल में अगर आपने कंपोनेंट क्रिएट करा है और उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आप, तो भाई आप .gcx की फाइल क्रिएट करोगे। ये वीड के अंदर क्या है भाई, रूल है। अगर आप .js की फाइल क्रिएट करो, कंपोनेंट बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करके यूज करो, आपको एरर देगा। सही है ना क्लास? वीड में ये मसला है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड होता है वो होता है CRA, पीरियड रिएक्ट टाइम, जो डेप्रिकेट हो गई हमारे पास, खत्म हो गई है। उसमें ये सीन नहीं होता, उसमें आपकी मर्जी है कि आपको .js यूज करना है या आपको .js यूज करना है। लेकिन CRA यूज नहीं करते भाई, नहीं मान लो डेप्रिकेट हो गया, खत्म हो गया, आपको रिएक्ट ऑफिशियल उसको भाई डेप्रिकेट कर दिया है। क्लास चैप्टर का मसला। तो भाई सिंपल हमारे पास क्या हुआ, हमने firebase.js की फाइल क्रिएट करी और हमारे पास जो हमारे फाइल की कॉन्फ़िगरेशन थी उसको यहाँ पे आके कॉपी और पेस्ट कर दिया। और सिंपली भाई हमने क्या करा, यहाँ से एक्सपोर्ट, और जो हमारी ऐप है उसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला? सिंपली भाई इस ऐप को मैंने उठाया, app.jsx में गया और यहाँ मैंने क्या करा, इसे यहाँ पे कंसोल करवा दिया। मिल जाएगा मुझे ऐप यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने फायरबेस वाली फाइल से अपने ऐप वेरिएबल को क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब अगर मुझे ऐप के अंदर वो फायरबेस कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसका मतलब फायरबेस मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा भाई, कॉन्फ़िगर हो गई। अगर कोई एरर मिला तो इसका मतलब कॉन्फ़िगर। अपनी ऐप पे गया, रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे, फायरबेस का ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब हमारी फायरबेस हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर। अब बताओ भाई, आसान था मुश्किल था? कुछ भी नहीं करा भाई। क्या करा हमने, npm इंस्टॉल, फायरबेस करा, कॉपी करा और पेस्ट करा। हमारे पास फायरबेस हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर हो गई। अब यहां देखो भाई, कई सीडी है यहाँ पे, क्या है ये, firebase/app पाथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास फायरबेस क्या है, इंस्टॉल है। अब आपको सीडी यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, क्लास में मसला, कोई सवाल? आ जाओ भाई डेटाबेस के ऊपर। तो यहाँ तक तो भाई हम लोगों ने क्लास सिंपली हमारे पास फायरबेस को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर भाई कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमें यूज करनी है भाई यहाँ पे फायरबेस की एक सर्विस जिसका नाम क्या हमारे पास, फायरस्टोर। तो भाई फायरस्टोर डेटाबेस में गया, सबसे पहले मुझे भाई इस फायरबेस फायरस्टोर को क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा, क्रिएट डेटाबेस करना होगा। देन मैं भाई इस डेटाबेस को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले भाई क्रिएट डेटाबेस, क्या बात है, ये भी चेंज हो गया भाई। अच्छा भाई स्टैंडर्ड चाहिए आपको, इंडेक्सिंग फॉर डॉक्यूमेंट टू वन एडमिशन एडवांस नहीं, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, तो काफी अच्छी चीज निकाली कि मतलब अगर ये स्टैंडर्ड के ऊपर आपको मतलब क्वेरी इंजन सिंबल दे रहे हैं ऑटोमेटिक मतलब इंडेक्सिंग वाला, तो इन्होंने मतलब अपने डेटाबेसेस पर काम करा है। क्योंकि फायरबेस डेटाबेसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई इंडेक्सिंग नहीं हुई थी पहले। इंडेक्सिंग बेसिकली एक कांसेप्ट होता है, आपको बैकएंड में पढ़ाऊंगा मैं इंडेक्सिंग का कांसेप्ट क्या होता है। आपकी डेटाबेस लेयर की होती है इंडेक्सिंग का कांसेप्ट। तो ये ऑटोमेटिकली होता है हमारे पास अब स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर भी इंडेक्सिंग कर रहा है, जो कि पहले नहीं करता था। और एंटरप्राइज एडिशन के अंदर ही आपको मोंगोडीबी का भाई इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और मोंगोडीबी के मतलब ड्राइवर्स और टूल्स दे रहे हैं। मतलब हो सकता है कि भाई मतलब अपना जो डेटाबेस है वो टोटली मोंगोडीबी की तरह कर दिया हो कि मोंगोडीबी की हमारे पास NoSQL डेटाबेस है और डीबी की हमारे पास NoSQL डेटाबेस है। NoSQL डेटाबेस कौन सा होता है, आपको बताया था, जिसमें JSON स्टोर होता है, जिसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। तो भाई इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं डेटाबेस आईडी एंड लोकेशन, जो भी है भाई नेक्स्ट करो।
कॉन्फ़िगरेशन आ गई। प्रोडक्शन मोड के ऊपर सबको पता है भाई ये ट्रू करना होता है, और टेस्ट मोड के ऊपर क्या करना होता है, इस टाइम को हमें 1 महीने से ज्यादा करना होता है कि हमारे पास ये डेटाबेस 1 महीने बाद बंद ना हो जाए। तो मैं कौन सा यूज करूंगा भाई, प्रोडक्शन मोड। क्रिएट करा भाई, ये स्टेप तो बताना है क्लास आपको, ये स्टेप बताना आपको पता है ना, ये सब चीजें आप लोग भाई सबके अंदर धुन वाले मैं कर देता हूँ आपको। किसकी देंगे भाई, 5 MB होगी, मतलब किसकी उससे मतलब क्या होगा, कर सकते हो 2050 कर दो। भाई प्रोडक्शन वाले में तो ये होता है ना, हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर हमें रूल्स डिफाइन करने होते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट आपको रूल देते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट रूल बस आपको ये देता है कि रीड और राइट जो ना, इसके ऊपर कोई भी भाई नहीं कर सकता। सही है, बाय डिफॉल्ट ये कहता है ये कि आप इसके ऊपर ना रीड कर सकते हो ना राइट कर सकते हो, क्योंकि इसके फॉल्स। अगर मैं इसे ट्रू कर दूंगा तो इसका मतलब ये है, ट्रू करने के बाद पब्लिश करा तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई बंदा भी इसके ऊपर रीड और राइट कर सकता है। रूल्स बेसिकली हम लोग जब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन हो, हमने कोई रूल डिफाइन नहीं करा, हमने तो भाई इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। अब किसी बंदे के पास अगर फायरबेस का मेरा एक्सेस चला जाए, तो मेरा डेटाबेस का पूरा एक्सेस चला गया उसके पास, हम उसे लगाते हैं भाई वैलिडेशंस, कंडीशंस लगाते हैं, रूल्स डिफाइन करते हैं। सपोज कि भाई मेरे पास एक डेटा है, अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की, उस ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास एक कलेक्शन है ऑर्डर्स की, जो ये बहुत प्राइवेट भाई डेटा, मैं नहीं चाहता कि कभी मेरा जो ना ऑर्डर्स का डेटा जो है ना कभी एक्सपोज हो, तो मुझे उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेगी। अल्लाह ना करे भाई मेरी कीज वगैरह मेरी वेबसाइट हैक हो जाती है और किसी हैकर के पास कीज चली जाए, बात में आ रही है, तो भाई वो तो सारे डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। तो मैं कम से कम ये तो रिस्ट्रिक्शन लगाऊं कि भाई सिर्फ और सिर्फ वही बंदा मेरी कौन सी वाली कलेक्शन को, ऑर्डर्स वाली कलेक्शन को एक्सेस करे जो बंदा फायरबेस की सर्विस से ही लॉगिन हुआ है। तो बेसिकली सीन ये होता है भाई, फायरबेस बिल्कुल सिक्योर नहीं है हमारे पास, फायरबेस हमारे पास बिल्कुल सिक्योर नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले या फिर ये पूछे कि भाई फायरबेस सिक्योर है, तो भाई इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आसान में क्या, फायरबेस सिक्योर नहीं है। फायरबेस इसलिए सिक्योर नहीं है भाई कि उस फायरबेस चलता है आपके पास कुछ कीज की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपकी कीज की कॉन्फ़िगरेशन किसी के हाथ में चली गई तो आपके डेटाबेस या आपके फायरबेस अकाउंट का काम तमाम हो गया। फायरबेस आपको भाई अगर सिक्योर करना है ना, तो आपको फायरबेस की तमाम सर्विसेज यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ फायरबेस का डेटाबेस यूज करना है, ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करनी। क्या यूज करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ फायरबेस का डेटाबेस यूज करना, ऑथेंटिकेशन मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेटाबेस को सिक्योर ही नहीं कर सकते, अपने डेटाबेस को सिक्योर, उसके लिए आपको भाई ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज करना भी क्या है, लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो आपके पास एक यूआईडी आती है, फिर हम लोग भाई यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जो यूजर हिट हो रही है, मतलब जो यूजर हिट कर रहा है, जो हमारे पास आईडी हिट हो रही है भाई, जो आईडी हमें फायरबेस से मिल रही है, क्या ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस पे एग्जिस्ट करती हुई नहीं करती? अगर करती है तो इसका मतलब भाई मेरी ऐप का यूजर है जो डेटाबेस को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। बात समझ में नहीं है? तो इस टाइप के भाई हमें यहाँ पे रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, जो कि बहुत एक बेकार सी चीज है, फजूल चीज है बिल्कुल ही। तो फायरबेस हमारे पास सिर्फ इसलिए करवाता हूँ भाई मैं आप लोग को कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस, कि एप्लीकेशन बेसिकली बिहाइंड द सीन काम किस तरह करती है। एक फुल स्टैक अगर ऐप बनाओ आप लोग, तो आपको एक आइडिया और कॉन्सेप्ट हो आपके दिमाग में कि अच्छा भाई इस तरह हमारे पास काम हो रहा है। तो सिंपल भाई प्रोडक्शन मोड के ऊपर जाके आपने इस ट्रू कर दिया इसको। अब हम क्या करते हैं भाई, फायरबेस की ऐप पे जाते हैं, फायरबेस का नाम सॉरी रेक की ऐप पे जाते हैं, और यहाँ पे भाई एक बेसिक सा क्या क्रिएट करते हैं हम लोग,
CRUD क्रिएट करते हैं। CRUD क्या क्रिएट करते हैं भाई? इनपुट फील्ड बनाते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, उसको गेट करते हैं, अपडेट और डिलीट आप लोग खुद करोगे, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने टू डू करवाई थी आपको? पिछली क्लास में करवाई थी, उससे पिछली क्लास में करवाई थी, क्लास 8 में करवाई थी। ये रन टू डू कंपोनेंट, ये दोनों फाइल उठाई, एसआरसी में रखी, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं भाई कंपोनेंट्स का, और कंपोनेंट्स के अंदर ये फाइल में जाके रख दी। अब क्या हमारे पास भाई, ये हमारा टू डू का क्या है, बटन कंपोनेंट में गुस्सा कर रहा है ये, बटन मैंने अलग से बनाया था, इनपुट मैंने अलग से बनाई थी। यस, एक काम करते हैं ना भाई, सारे रख देते हैं, इंडेक्स डॉट सीएसएस और ऐप डॉट सीएसएस। क्लास बन गई टू तक? नहीं बन गई? बन गई ना भाई? ऐड टू डू हो रहा है? हो रहा है सर। एडिट हो रहा है? अरे क्या हुआ, तो इनपुट फील्ड वाली आ गई भाई, डिलीट हो रहा है, सही है भाई। चले जी, ये हमारे पास क्या है भाई, हमारी क्लास टू डू एप्लीकेशन जो हम लोगों ने अभी बैठ के बना ली। ऐसा ही है, बन गई भाई पहली वाली? सर इस टू डू ऐप को अब सिंक करना है कहाँ पे? फायरबेस पे। मतलब जो भी हमारे पास टू डू क्रिएट होंगे, अपडेट होंगे, डिलीट होंगे, गेट होंगे, सारे कहाँ से होंगे हमारे पास? फायरबेस से होंगे। तो चले भाई, सबसे पहली क्लास हम लोग भाई टू डू क्रिएट करते हैं फायरबेस के ऊपर। तो टू डू ऐप पे क्या, ऐप पे जाने के बाद सबसे पहले भाई अब आप लोग ये वेरीफाई करो ना कि ऐड टू डू के बटन के क्लिक के ऊपर फायरबेस में क्या होगा, आपका टू डू क्रिएट होगा, ऐड होगा। तो हमें ऐड टू डू वाले फंक्शन के ऊपर काम करना है बेसिकली, ऐसा ही है। तो भाई मैं सबसे पहले गया ऐड टू डू वाले बटन के ऊपर, ऐड टू डू बटन का हमारा कहां चला गया भाई, ये रहा, और इसका फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है हमारे पास? ऐड टू डू। भाई अब मुझे अभी फिलहाल ये वाली कोई भी फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, ऐसा ही है। अब मुझे भाई एक टू डू क्रिएट करना है फायरबेस के ऊपर। क्या क्रिएट करना है? इसके लिए भाई हमें सबसे पहले चाहिए कलेक्शन। किस नाम से? टू डूज के नाम से। याद है, भूल गए? याद है ना? सबसे पहले हमारे पास फायरबेस में क्या होती है? कलेक्शन होती है। फिर हमारे पास क्या होती है? एक यूनिक आईडी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट आईडी, ऐसा ही है। फिर हमारे पास क्या होता है? हमारा डॉक्यूमेंट होता है। बात समझ में नहीं आई? सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन। तो भाई कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये क्या हो गया? टू डूज हो गया। अब डॉक्यूमेंट आईडी हम चाहें तो ऑटो जनरेट भी करवा सकते हैं, और हम चाहें तो हम कस्टम भी क्रिएट करवा सकते हैं। याद है, भूल गए? हम यहाँ पे भाई ऑटो जनरेट करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा? डॉक्स आईडी, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई? डॉक्यूमेंट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर भाई हम लोग रखेंगे क्या? एक ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे क्लास? ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल हमारे पास एक वैल्यू होगी, और क्या होगी भाई? अभी यूआई नहीं है, क्रिएट वाला काम हमारे पास है। क्रिएट क्रिएट का फंक्शन यूज कर लेंगे हम लोग, कौन सा वाला? टाइम स्टैम्प वाला। चलेगी। तो भाई अब हमारे पास यहाँ क्लियर है या नहीं है? फायरबेस के ऊपर डेटाबेस के ऊपर भाई डेटा भेजना है, किस तरह भेजेंगे? मुझे तो नहीं आता भाई। इंपोर्ट, डायरेक्ट इनबॉक्स, इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट करें।
रेफरेंस नहीं पहले भाई और एक और नाम होगा गेट डॉक्स। बुलवा लो भाई, बुलवा लो बेटा, बुलवा लो, क्रिएट भी करना, बुलवा लो बेटा। हेलो भाई, तो भाई सबसे पहले क्या होगा, बनाएंगे बेटा, टू के नाम से बनाएंगे। कौन सा, उससे पहले भी स्टेप होगा। इंपोर्ट किसको, मुझे करना इंपोर्ट, किसे इंपोर्ट करेंगे, फायर स्टोर। रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर फायर स्टोर डेटाबेस का रेफरेंस क्रिएट हो गया, कद्दू हुआ है, ऐड डॉक्स करवा दो सर, डेटाबेस का रेफरेंस कौन क्रिएट करेगा, आप लोग करोगे ना भाई, भूल गए। जब भी कोई सर्विस सबसे पहले यूज करोगे फायरबेस की, तो फायरबेस की फाइल में जाके सबसे उसको क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे ना भाई। फायरबेस यूज करा था, ऐप इनिशियलाइज करा, अब क्या यूज करना है हमें, फाइल स्टोर। तो भाई सिंपल हम लोग चले गए कहां पे, फाइल स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आपका सबसे भाई पहला जवाब ये होना चाहिए, सर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे किसकी, फाइल स्टोर की। पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने भाई ये। गेट स्टार्टेड, इंस्टॉल हो गया भाई। क्या कह रहा है अभी आपसे, आप गेट फाइल स्टोर का मेथड इंपोर्ट करो, कहां से, फायरबेस स्लैश फाइल स्टोर से। हमने सिंपल भाई ये सब कचरा हटाया, इंपोर्ट करा, इंपोर्ट के बाद आपसे क्या करा, ये इनिशियलाइज कर लो किसे, अपने क्लाउड फाइल स्टोर को। तो सिंपली हमने ऐप के नीचे अपने क्लाउड फाइल स्टोर क्या करा भाई, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमें फाइल स्टोर को बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल मैं इस डीबी को क्या करूंगा, यहां से एक्सपोर्ट कर दूंगा। सही है क्लास। अब मुझे करना है भाई यहाँ पे ऐड डॉक्स, क्या करना है मुझे, ऐड डॉक्स। तो भाई सिंपल ऐड डॉक्स के लिए मैं आ गया कहां पे, अपने फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बोला भाई मुझे चाहिए है क्या, ऐड डॉक्स। कहां से चाहिए मुझे, फायरबेस स्लैश फाइल स्टोर से चाहिए। ऐसा ही है, जब भी आपको फाइल स्टोर के ऊपर डेटा क्रिएट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं ऐड डॉक्स। ऐड डॉक्स हमसे कहते हैं क्या, कलेक्शन। फिर हमसे कलेक्शन के हम लोगों ने क्या करी भाई, ऊपर इंपोर्ट कर ली। कलेक्शन आपसे लेता है भाई कितनी चीजें, दो चीजें, डीबी, तो डीबी हमने इंपोर्ट करा फायरबेस से, और सेकंड क्या था आपसे, नाम। याद आया, बोल गए। हमारे पास डेटाबेस पे डेटा क्रिएट करने के लिए दो मेथड है, एक है हमारे पास क्या, ऐड डॉक्स, सेकंड क्या है, क्या फर्क है दोनों में, ऐड डॉक्स यूनिक आईडी खुद जनरेट करता है, और ऐड डॉक्स के अंदर हमें भाई यूनिक आईडी मतलब डॉक्यूमेंट आईडी खुद से जनरेट करनी पड़ती है। तो भाई हमारे पास ऐड डॉक्स हुआ, कलेक्शन हुआ, डीबी पास कर दिया, डॉक्स पास कर दिया। अब ऐड डॉक्स एक चीज तो लेता है कलेक्शन, सेकंड चीज क्या लेता है, वैल्यू। यूआईडी क्यों लेगा, यूआईडी तो खुद क्रिएट करेगा ना वो। भाई तुमको पता नहीं, तुम्हें बहुत अंधा पता है भाई। ऐड डॉक्स दो चीजें, कितनी चीजें, पहली चीज है कलेक्शन, कलेक्शन पास कर दी, कलेक्शन है दो चीजें, डीबी और डीबी का नाम। यहां तक क्लियर है। ऐड डॉक्स दो चीजें लेता ना भाई, कलेक्शन ले लिया इसने, अब सेकंड क्या लेते हैं आपसे, ऑब्जेक्ट, कि क्या क्रिएट करना है। तो मैंने इसको सिंपली भाई अभी एक ऑब्जेक्ट पास करा, और मैंने इससे बोला भाई वैल्यू, और वैल्यू मैंने कहां से मिलेगी क्लास, टू डू वैल्यू। कहां से वैल्यू मिली मुझे, टू डू वैल्यू से मुझे भाई इसकी वैल्यू भी यहां पे गेट, हाँ भाई टू डू वैल्यू ये थी, तो मैंने टू डू वैल्यू मिल गई। क्लास क्लियर है तक। इसके ऊपर सिंपली हमने क्या करा भाई, एक और की ऐड करी, क्रिएटेड ऐड, मतलब किस टाइम पे ये हमारे पास क्रिएट हुआ है। अब क्रिएटेड ऐड का मतलब ये होता है कि भाई हम बेसिकली इसके लिए भेजेंगे क्या, टाइम स्टैम्प। क्या भेजेंगे, अभी सिंपल करते हैं भाई, मैंने सीधा सिंपल क्या भेज दिया, अभी न्यू डेट भेज दी। क्या भेजी मैंने, न्यू डेट भेज दी।
अच्छा भाई मुझे अभी करंटली फायरबेस का भी जो लेटेस्ट मेथड आया भाई टाइम स्टैम्प का, उसके बारे में मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा भाई डॉक्यूमेंटेशन से मुझे भी वो गेट टाइम स्टैम्प करके, नहीं गेट टाइम स्टैम्प करके है, टाइम स्टैम्प करके, क्योंकि पहले वो टाइम स्टैम्प करके था वो, अभी भी टाइम स्टैम्प करके ही है। तो भाई सिंपल हमारे पास होता है ये, वो टाइम स्टैम्प का एक मेथड होता है कि चलो टाइम स्टैम्प के मेथड से पहले ना अपनी न्यू डेट वाला देखो, क्योंकि जिनको नहीं पता ना उनके टाइम स्टैम्प में नई चीज होगी। तो कुछ डॉक्यूमेंट मैंने न्यू डेट से क्रिएट करवाता हूँ, फिर मैं क्रिएट करवाता हूँ किससे, टाइम स्टैम्प से, तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छा भाई ये काम हो रहा है टाइम स्टैम्प का बेसिकली। तो भाई सिंपल हमने क्या करा, ऐड डॉक्यूमेंट, करेक्शन, डीबी, टू डूज और हमारा ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ भाई जैसे मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऐड डॉक्यूमेंट हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। क्या लगेगा भाई? एसिंग अपडेट लगेगा। क्यों सर? प्रॉमिस है ना, एसिंग लगाया हमने यहाँ पे और हमने ऐड डॉक से पहले क्या लगाया भाई? अपडेट लगाया। और सिंपल भाई जो भी इसका हमारे पास रिस्पांस है हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया और नीचे कंसोल करवा देते भाई क्लास का यहाँ पे रिस्पांस, ये हमारा आगे भाई यहाँ पे कंसोल में क्या रिस्पांस। क्लास में क्लियर है? अब सिंपल भाई मैं अपनी टू डू ऐप पे गया, यहां मैंने करा भाई हेलो वर्ल्ड और मैंने सिंपल क्या करा, ऐड टू डू पे क्लिक करा, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस गेट हो गया। अब सिंपल मैं रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने के बाद अब देखते भाई डेटा आया यहाँ पर, आया भी नहीं आया। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गई, किस नाम से? टू डूज के नाम से, और उस टू डूज के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, मतलब एक डॉक्यूमेंट आईडी हमारे पास क्रिएट हुई जो कि हमने क्रिएट करी है। किससे क्रिएट करी है? फायरबेस से क्रिएट करी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भाई दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू हमारे पास कौन सी क्लास क्रिएटेड एट कि भाई 30 अगस्त को 9:24 के ऊपर क्या हुआ, ये क्रिएट हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब बताओ भाई ये चीज क्या बहुत ज्यादा मुश्किल थी? फिर हम हजार दफा पहले भी कर चुके, आगे बढ़ेगा। तो भाई ये हो गया हमारे पास कौन सा काम, ऐड वाला। अब कौन सा काम है हमारे पास, कौन सा भाई? क्रिएट हो गया। अब डेटा क्या होगा हमारे पास, गेट होगा। भाई सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो यूआई पे हमारे पास डेटा कुछ भी शो नहीं हो रहा ना, शो होना चाहिए। हमने भाई अभी अभी ये हेलो वर्ल्ड वाला टू डू क्या करा है, क्रिएट करा है, तो भाई रिफ्रेश के बाद यूआई पे शो होना चाहिए ये, या नहीं होना चाहिए? डेटा क्या करना होगा, गेट करना होगा। भाई डेटा गेट करना या डेटा भेजना, आप लोग ये यूज कर रहे हो यहाँ पे ऐड डॉक्स, सही है, आप यूज कर लो गेट डॉक्स, एक तरीके से ये एपीआईज है। क्या ये हमारे पास एपीआईज है? चलो आप इसे भाई अभी मेथड्स कह रहे हो, क्योंकि अभी आपको भाई एपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं पता शायद, या अगर जिसको पता है तो वो शायद और रिलेट कर लिया। बिहाइंड द सीन इसके अंदर भाई फायरबेस का सर्वर ही कॉल होता है। जब आप ऐड डॉक्स के मेथड को कॉल करते हो ना अपने कोड, अपने मतलब एप्लीकेशन से, अपने कोड लाइब्रेरी से, तो बिहाइंड द सीन भाई इसके पीछे फायरबेस की एपीआई से लगी थी, जो जाके फायरबेस के सर्वर से क्या करते हैं, हिट करते हैं और अपना सारा काम एग्जीक्यूट करते हैं। सही है क्लास? तो भाई अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्रीवियस क्लास के अंदर भाई गेट की एपीआई कॉल करी थी। किस तरह करी थी हम लोगों ने कॉल? axios.get एग्जियोस से करी थी। यहाँ पे भाई एक चीज और चलो आपको क्लियर कर दूं, फायरबेस की एपीआई को कॉल करने के लिए मैं एग्जियोस की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको यूआरएल नहीं देता, क्या देता? आपको बने बनाए पूरे मेथड्स, तो हमें यहाँ पे एग्जियोस यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस क्या थी? चलो भाई मुझे लास्ट क्लास वाला बता दो आप लोग, चाय पी आ जाओ मुझे तक। हाँ एग्जियोस से आगे भाई कोई ट्राई कैच ट्राई कैच फिर भाई कोई बच्चा मुझे स्टेप बता दे यार, सिंपल गेट की एपीआई कॉल करनी है एक कंपोनेंट के ऊपर,
तुमने रास्ता आखिरी वाला स्टेप बता दिया। मैं कह रहा हूँ स्टेप 1 से मुझे आखिरी स्टेप बता दो। सर एक यूजर टैग बनेगा, अब आगे कंटिन्यू कर लोगे आप लोग? भाई रहने दो, नहीं रहने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले भाई हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे फैक्ट डेटा का। उस फंक्शन का काम ये होगा जो हमारी गेट की एपीआई को कॉल करेगा, जो गेट का मेथड हमारा कॉल करेगा और हमें भाई डेटा लाके देगा। अगर हमारे पास ई कॉमर्स की एपीआई तो भाई ई कॉमर्स डेटा मिलेगा, अगर उसके अंदर हमारे पास फायरबेस का मेथड है तो हमें फायरबेस का डेटा मिलेगा। ये भी बात क्लियर है? तो हमने सिंपल क्या करा भाई, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा कॉन्स्ट फैक्ट डेटा। क्या क्लियर है? ये एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारे पास। एसिंक अपडेट को हैंडल करते हैं किसके साथ? ट्राई कैच के साथ। तो मैंने बोला भाई अलर्ट एरर डॉट मैसेज। ये तो क्लियर है? मुझे डेटा गेट करना है कहां से? गेट टू डू डेटा, टू डू डेटा। सही, गेट टू डू डेटा। किस तरह गेट करते हैं डेटा को? गेट डॉग। गेट डॉग्स। हमने भाई फायर से क्या करा, गेट डॉग्स को इंपोर्ट करा। हो गया इंपोर्ट। क्या लेता है गेट डॉग्स आपसे? कलेक्शन लेता है, एक ही चीज लेता है। किसी से लेता है एक ही चीज लेता है, वो भी कौन सी? कलेक्शन। हमने इसको भाई कलेक्शन पास करा। कलेक्शन से लेगा कितनी चीजें? डीबी और कलेक्शन का ना। क्लास है क्लियर है? सिंपल हमने क्या करा भाई, गेट डॉग से पहले अवेट लगाया और जो भी हमें रिस्पांस मिले उसे एक वेरिएबल के अंदर जाके सेव कर दो। बात क्लियर है यहां तक? और इस रिस्पांस को क्या करो भाई, यहां पे आके कंसोल करवा दो। हमें क्लास के मसला। अब मैं चाहता हूं जैसे मेरी एप्लीकेशन भाई ओपन हो या फंक्शन चल जाए। सर आप बनाए एक अदद यूज इफेक्ट, क्योंकि आप बेसिकली हैंडल करना चाहते हैं क्या, लाइफ साइकिल्स। ऐसा ही है, आप कंपोनेंट्स के बिहेवियर्स को हैंडल करना चाहते हैं कि कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है। ऐसा ही है, कौन सा बिहेवियर है ये? माउंट, माउंटिंग या फिर माउंट, दोनों एक ही चीज है। तो भाई यूज इफेक्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन, आखिरी आर्गुमेंट कौन सा होता है? डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे। कुछ देना है इसमें? नो, एम्प्टी। फर्स्ट टाइम चलाना बस एमडी। और इस यूज इफेक्ट के अंदर फैक्ट डेटा को क्या करवा दो भाइयों? कॉल कर दो। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चल जाएगा, इसमें मसला नहीं आता। यूज इफेक्ट कोड पूरा रीड होने के बाद चलेगा। माउंट जब होगा जब आपका कोड पूरा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है ये कि यूज इफेक्ट आपके कोड एग्जीक्यूशन से पहले चलेगा, कोड एग्जीक्यूशन के बाद चलेगा। यूज इफेक्ट आपकी यूआई रेंडर होने के बाद चलेगा, यूआई रेंडर होने से पहले चलेगा। एक यूज इफेक्ट होता है, एक होता है यूज लेआउट इफेक्ट। सही है भाई? तो अब ये पूरे कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो अभी अपने समझे ना क्लास नमाज से पहले सर और हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो हमारे पास यूज मेमो रहता है, यूज कॉलबैक रहता है, फिर हमारे पास ये यूज लेआउट इफेक्ट रहता है, और एक और हमारे पास वर्जन जो हमारा 19 है रिएक्ट का, उसके कुछ मेथड्स हमारे पास रहते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज। लेकिन यूज आपको जब पढ़ाऊंगा जब हम लोग भाई कुछ एक दो एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट के ऊपर और होती है। सही है भाई? कुछ और रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस जो मुझे आपको पढ़ानी है। आपको मुझे उसके अंदर स्टेट्स हैंडल करना सिखानी होगी, लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट, सक्सेस स्टेट, यूजर एक्सपीरियंस हैंडल करना सिखाना है। कॉन्टेक्स्ट वो तो गलत चीज है। मैं अभी आपको स्टेट्स मतलब एक एप्लीकेशन के स्टेट्स की बात कर रहा हूं। सही है भाई? तो चीजें बहुत सारी हैं। क्लास नीचे समझ में आई? रिफ्रेश करा, कौन सा रहा है भाई? ये रेफरेंस कर रहा है। अच्छा गेट डॉग्स होगा ना ये गेट डॉग नहीं होगा भाई। गेट डॉग का मतलब क्या होता है? एक लेकर आना, और वो तो आपसे डॉग लेता है। गेट डॉग्स हो गया। हाँ सही है भाई, फिक्स कर दिया। आगे रिस्पांस या नहीं आया रिस्पांस? आगे हमारे पास भाई क्यूरी
स्नैपशॉट। क्या होता है भाई क्यूरी स्नैपशॉट? लूप चलता है, कौन सा? वो जावास्क्रिप्ट का लूप है। नो Firebase फायरबेस का भाई मेथड, एक लूप की तरह मेथड है Firebase का। तो सिंपल रिस्पांस को सर आप चेंज कर देंगे किसके अंदर? एक प्रैक्टिस फॉलो होती है भाई, ये लगा लिया करो क्यूरी स्नैपशॉट। अब सिंपल मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर वही कॉलबैक फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? डॉक मिलेगा, मतलब आपका अपना डॉक्यूमेंट। अब कराओ डॉक्यूमेंट को कंसोल, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। कितने लोगों की है भाई? क्लास कितने लोगों क्लियर है भाई? रिफ्रेश करा, एक मिनट देना भाई, इधर आ जाओ। कहां से आ रही है साउंड क्लिक? बटन कंपोनेंट्स आ रही है। क्लास आ गया हमारे पास डॉक्यूमेंट, लेकिन सर ये रीडेबल नहीं है अभी भी। क्या करना पड़ेगा? डॉट डेटा। तो सर जैसे ही आपने क्यूरी स्नैपशॉट के ऊपर फॉर ईच चलाया, आपको डॉक्यूमेंट मिलना स्टार्ट हुए, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास रीडेबल नहीं होता। अगर आपको उसको रीडेबल करना है तो डॉट डेटा का आपको एक और मेथड कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा। क्लास में क्लियर है? आप बताओ भाई, अगर कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कितने लोगों को क्लियर है भाई यहाँ तक? अब मुझे सिंपल भाई अपनी यूआई के ऊपर क्या करना है, इस चीज को मैप करना है। क्या करना है भाई? अब बताओ भाई मैप किस तरह होगा? पर शुरू भाई ई कॉमर्स कौन सा बना के लाया, आपसे बताओ भाई, बताओ भाई किस तरह होगा? आवाज है सबको? टेम्परेरी एरे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट होगा, उसके अंदर उसकी वैल्यूज सेव होगी। आगे भाई कहानी खत्म। और क्या है, यही तो है या नहीं है? यही है। ऐसा ही है ना भाई? सर एक एरे बनाए, एक स्टेट बनाए, कौन? टू डू एरे और सर पहले से टू डू एरे और एम्प्टी एरे ऑलरेडी बनी है हमारे पास, टू डूज की बनी है हमारे पास, वो भी यूज कर सकते हैं आप चाहो तो, वो यूज कर सकते हैं। चलो कंफ्यूजन होना क्रिएट होगी। क्या है भाई? ये रहा टू डूज, हमारे पास टू डूज कैसे बना हुआ है क्लास, हम ये यूज करेंगे भाई। अब मुझे बताओ भाई कहां पे होगी सेट टू डू? अब ये सवाल है आपसे भाई पूछने वाले, ये आप लोग पहले जावास्क्रिप्ट कर चुके ना, आप समझो ही नहीं कि रिएक्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है। मुझे भाई ये फॉर ईच चलने के बाद इंटीग्रेट एक एरे चाहिए, उसके लिए भाई मैं एक और काम करता हूं, मैं दो यहाँ पे टू डू क्रिएट कर देता हूं भाई। मेरे पास अब हेलो वर्ल्ड और हेलो चलानी, ये लूप चलता है मेरे पास या नहीं चलता? इस लूप के अंदर हमें भाई डॉक्यूमेंट डॉट डेटा के अंदर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मुझे इस ऑब्जेक्ट की आईडी चाहिए, तो आईडी किस तरह मिलती है मुझे? डॉट आईडी। डॉट आईडी आईडी करके देखो भाई, अब मुझे इसकी आईडी भी यहाँ पे रिसीव हो रही है। अब मुझे भाई इस ऑब्जेक्ट को अपने एरे के अंदर भाई सेव करवाना है, पुश करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्या करूं मैं? सेट टू डू है। डायरेक्ट यहीं पे करवा दूं? बता दो भाई, भाई मैं क्या करवाता हूं, चलो टूडूज डॉट पुश। पुश। क्या पुश? एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके अंदर डॉट डेटा वाले ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करो, और इसके साथ ही साथ एक आईडी भी अपने साथ यहाँ पे ऐड कर लो। ये बात तो भाई पहले ही मैं आपको करवा चुका हूं, 1000 दफा कर चुके हैं ये चीज। तो ये बात समझ आई नहीं आई? हमने क्या करा भाई, अपने टू डूज वाले एरे के अंदर पुश करवाया, अब हमारा लूप चलता रहेगा। हमें एक वैल्यू मिली टू डूज के अंदर पुश, दूसरी वैल्यू मिली टू डूज के अंदर पुश। यहाँ तक क्लियर है? इस तरह हमारे पास टू डूज का पूरा एरे बन जाएगा या नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ सेट कहां पे करवाऊं?
इस लूप के अंदर लूप खत्म होने के बाद, लूप खत्म होने के बाद अगर लूप के अंदर मैं सेट करवाऊंगा तो क्या मसला आएगा? बार बार हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। तो जैसे स्टोरेज खत्म हो, सेट टू डूज, और सेट टू डूज के अंदर क्या कर दो भाई, एक एम्प्टी एरे बनाओ, और जो हमारी पुरानी वाली टू डूज की क्या है एरे, उसको यहाँ पे भाई स्प्रेड कर दो। क्यों कर रहे हैं काम हम लोग? बिना वजह बार बार लंबा क्यों कर रहे हैं वही काम? इसकी वजह से रेफरेंस की वजह से। अगर मैं इस सेट टू डूज के अंदर डायरेक्टली से टू डूज पास कर दूं, अपडेट होगा ये? अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि सर ऊपर वाले टू डू का और भाई जो सेट कर वाले टू डू दोनों का रेफरेंस क्या है? सेम है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे भाई रेफरेंस अलग करने के लिए एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल भाई एम्प्टी एरे दिया और इसके अंदर टू डूज जो भाई मैंने पुश करवाए उसको यहाँ मैंने क्या करवा लिया? स्प्रेड करवा लिया। सही है भाइयों? अब जाके चलाते हैं। कहां पे रहा है भाई? टू डूज नॉट डिफाइंड। भाई एरर कब आता है क्लास? जब कहां पे? यूआई पे। जब हमारी यूआई पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेंडर होता है। जब ये हमारे पास एरर आता है, क्वेश्चन नजर आता है। तो भाई हमने कहां ऐसा वर्ड मारा है कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूआई से जाना स्टार्ट हो गया? भाई अब जरा एक चीज देखो, आप लोगों ने टू डूज के अंदर अपना एरे पुश करवा दी सारे, मतलब हमारे पास क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा भाई क्या है इसके अंदर? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब टू डूज के ऊपर चल रहा है मैप, ऐसा ही है? टू डूज के ऊपर मैप चला या नहीं चला? अब मुझे बताओ वैल्यू में क्या मिल रहा है? आवाज नहीं आई। क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। और आपने इसे डायरेक्टली क्या करवा दिया? एलआई का चाइल्ड कंसीडर करवा दिया, चला गया ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे चीज चेंज होगी ना क्या? अब वैल्यू डॉट वैल्यू करना पड़ेगा आपको या नहीं? ऐसा ही ना भाई? तो मैंने क्या बोला भाई, जहां जहां पे वैल्यू यूज हो रहा है, ये देखो भाई, ये वैल्यूज में क्या मिल रहा है आपको? ऑब्जेक्ट मिल रहा है पूरा पूरा, लेकिन मुझे क्या यूज करना है? वैल्यू वाली की यूज करनी है। तो मैंने बोला भाई ये वैल्यू कहां यूज हो रही है? सबसे पहले यहां पे यूज हो रही है, तो इसको कर लो भाई वैल्यू डॉट वैल्यू। मतलब ये वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या करा? अपनी वैल्यू वाली की को एक्सट्रैक्ट कर लिया भाई। उसके बाद वैल्यू कहां पे यूज हो रही है? जब बस यहीं पे यूज हो रही है भाई। हो गया मसला हल या नहीं? अब बताओ भाई, इसमें कोई मसला, कोई सवाल? आसान करते हैं भाई। ये हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे? अब ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने कंसोल करवाया। मैंने बोला भाई ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे मैं की में क्या कर दूं? ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। भाई डन है। रिफ्रेश करा, क्या मिला भाई? हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हेलो सलाम। कितनों को क्लियर है भाई? और कितनों को क्लियर नहीं है? उनको क्लियर नहीं होगा भाई जो ई कॉमर्स बना के नहीं है। अच्छा भाई, ई कॉमर्स वाले हजरात जो थे, ई कॉमर्स की तरह ही कुछ हटके ई कॉमर्स से बता दो भाई। मैपिंग से ना फर्क किस चीज का? बस फाइव का फर्क है। वहां पे हम एग्जॉस्टिव कॉल करवाते थे, हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाता था। यहाँ पे हम फाइव का मेथड कॉल करवाते हैं और हमें क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं भाई? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके बस स्टेट के अंदर सेव करना। क्लास रिपीट करना है तो मुझे बता दो भाई, ये चीज टाइप डेटा वाली, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं करना रिपीट, आगे बढ़े। इसमें एक मसला है भाई, इसमें भी एक मसला है। वो मसला क्या है बता दो मुझे आपका आगे जाके।
अब भाई हमारे पास, अच्छा भाई देखो मैं इस मसले का कह रहा हूँ कि हमारे पास गेट के अंदर भी एक मसला है। अच्छा भाई अब टू डू क्रिएट करते हैं, टू डू क्रिएट करा, ऐड टू डू करा, यूआई पे कुछ भी नहीं हुआ भाई, हुआ है अभी यूआई पे कुछ, फायरबेस पे तो ऐड हो गया, लेकिन हमारी यूआई के ऊपर चीज अपडेट, रिफ्रेश करूंगा आ गया। क्या मसला है रियल टाइम। सर? आपने रन टाइम पे वापसी फायरबेस को कॉल नहीं करा, तो अब आपने जैसे डेटा क्रिएट करवाया फायरबेस पे, तो फायरबेस से अपडेटेड डेटा वापस सारा फैच करे कि यूआई पे सारा अपडेटेड डेटा क्या हो जाए, हमारे पास शो हो जाए। नहीं हुआ क्लियर भाई? चलो डिपेंडेंसी एरे, वैसे सही कॉन्सेप्ट है कि भाई हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर भी एक स्टेट बना के यहाँ पे से करवा सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि डिपेंडेंसी एरे में कुछ चीज देने की जरूरत है? ये क्या है? फैच डेटा का फंक्शन है या नहीं है? अगर इसी फंक्शन को टू डू ऐड होने के बाद कॉल करवा दूं तो क्या मसला है? वो क्या करेगा? डेटा वापस लेकर आएगा और यूआई के ऊपर शो करवा देगा, हो जाएगा ये काम। अब यहाँ एक मसला है, कितने हमारे पास हेलो वर्ल्ड, हेलो सलानी और टू डू न्यू टू डू, ऐड टू डू, सारा है। ये तो सब सवाल है, हमने एमपी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास टू डूज के अंदर पुराने वाले 3 ऑलरेडी थे, हमने चौथा ऐड करवाया, तो चौथा ऐड करवाने का मसला ये हुआ कि भाई उसने तमाम टू डूज वापसी क्या करे, गेट करे, और तमाम टू डूज गेट करने के बाद उसने टू डूज के अंदर पुश करवा दिए। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टू डूज को अब एम्प्टी करना होगा। कहां पे एम्प्टी करूं? फॉर ईच से पहले आप अपनी एरे वाली स्टेट को क्या करवा दें, खाली कर दें। तो इससे क्या होगा भाई, आपका लूप चलेगा ना जब भी, तो हमेशा आपको भाई सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज देगा, पुरानी वाली वैल्यूज को रिमूव करवा देगा और नई वाली वैल्यूज जाके उसके अंदर से हो जाएगी। हम लोग पहले ही काम करते थे भाई, किस तरह हम लोग टेम्परेरी एरे बना देते। क्या करते थे हम लोग? टेम्परेरी एरे बनाते थे कि जब जब हमारा फॉर ईच चले तो हमारे पास एक टेम्परेरी एरे क्रिएट हो और उस एरे के अंदर जाके हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते रहे, पुश होते रहे, और जब हमारा भाई पूरा लूप खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारे पास हमारा वेरिएबल क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। यह करते थे पहले या नहीं करते थे भाई? हालांकि जवाब नहीं आया भाई। करते थे सर। हमारे आप लोग की भाई बिल्कुल जो ना ऐसा लग रहा सन्नाटे, राफेल आपकी नहीं गिर रहे सारे। चला के देखता हूँ भाइयों, अल्लाह खैर करेगा भाई इंशाल्लाह। कितना है भाई? 1 2 3 4 सैलानी। तो भाई अब हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं हो रही, यहां पर आ गया हमारे पास सैलानी वाला भी टू डू आ गया। अब बताओ क्लास समझ में आया? भाई नहीं आया तो पूछ लो ना। आ गया सर। अगर आ गया तो हाँ बोल दो। आ गया सर। अच्छी मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो भाई तुम लोग। कोई सवाल किसी का यहाँ पे? नो सर। कोई सवाल नहीं? जी सर। हर दफा ऐड करने में रैंडम मारना होता है। एक मसला है ना। अब मिसाल के तौर पे हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि भाई बंदा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम फाइल को कॉल नहीं करते, हम इसे फोर्सफुली जो ना उस एरे के अंदर पुश कर देते हैं। ऐसा ही है, जो काम पहले हो रहा था वो काम ऑन कर देते सर। बात समझ में आई नहीं आई? ये मोबाइल दिमाग नहीं है ना, उसका ये तो सर मान लो वो फरक चला जाएगा। हाँ डायरेक्ट नहीं करेगा सर। मैंने ये नहीं कहा, देखो मैंने ये कहा, मेरे सवाल पे करो ना, मेरे जवाब पे। अच्छा अलग से कह रहे हो?
हाँ नहीं नहीं, ये तो करवा सकते हो, मतलब डायरेक्ट अपडेट करता है, लेकिन यूआई को उसका इफेक्ट नहीं आता। यूआई को उसको भाई रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उसको सेट स्टेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कंपोनेंट और स्टेट अपडेट कराओगे ना डायरेक्ट, वो कंपोनेंट भी चलती रहेगी कोड लेवल पे, लेकिन यूआई का अपडेट नहीं होगा, कोई कंपोनेंट ही रेंडर नहीं होगा। सही है बॉस? अच्छा भाई, अब एक सवाल सर आपका कि भाई सर हम लोग ऐड टू डू करेंगे, अब मैं भाई मैं बार बार टू डू ऐड कर रहा हूँ, तो ये बार बार जाएगा फायरबेस पे, बार बार डेटा लेकर आएगा और यूआई के ऊपर मैं करवाता रहेगा। तो सर एक काम करना, फर्स्ट टाइम डेटा आ गया हमारे पास, अब जब मैं यहाँ पे भाई 1 2 3 लिखूं, जब इसको ऐड करूं तो भाई ये हमारे पास फायरबेस पे ऐड हो जाए, लेकिन हमारा फंक्शन कॉल ना हो। फंक्शन कॉल हम इसे डायरेक्टली क्या करते हैं, टूडूज के अंदर ही पुश करते हैं। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू डायरेक्टली टूडूज के अंदर ही पुश करते हैं, काम हो जाएगा ना, यूआई पे शो हो जाएगा या नहीं होगा, और मतलब स्टेट के अपडेट करवा दें। फिर बात समझ में आई नहीं आई? इसमें एक मसला है, अगर मैंने विदाउट रिफ्रेश करे, विदाउट रिफ्रेश करे, तो चलो रिफ्रेश का कांसेप्ट सुनो, टू डू ऐड करा, फायरबेस पे चला गया और उस वैल्यू को मैंने भाई इस मेथड की मदद से यूआई पे रेंडर करवा दिया। अब मुझे उसको डिलीट करना है, क्या वो डिलीट होगा? नहीं होगा डिलीट। क्यों नहीं होगा डिलीट? क्या नहीं होगी? आईडी नहीं होगी, क्योंकि आईडी तो फायरबेस के पास है ना, और हमने फायरबेस से डेटा गेट ही नहीं करा अभी तो। आईडी तो जब आएगी जब फायरबेस से डेटा गेट करेंगे, तो इस वजह से भाई ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि भाई हम लोग बना रहे लोग आसानी के लिए, मतलब काम चोरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस ये फॉलो होती है। सही है भाई, कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट क्रिएट करा, आपने उसे अपडेट डिलीट करना है और बंदा रिफ्रेश ना करे, तो भाई आईडी कहां से लेकर आओगे उसकी? कहीं ना कहीं से आईडी हमें चाहिए ना उसकी, या नहीं? हमें तो भाई फायरबेस के सिनेरियो में आईडी नहीं मिलती। हाँ, अगर मुझे भाई फायरबेस आईडी दे दे, क्या दे फायरबेस, तो भाई मैं ऑब्जेक्ट बना के करवा देता हूं पुश, कोई टेंशन नहीं है। अगर आईडी मिल जाए, ऑब्जेक्ट बना के पुश करवा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ भाई, अगर समझ में आया? अपनी आईडी इन सिनेरियोज में सेफ्टी करवाते हैं, उनके अपने सिनेरियोज होते हैं। अपनी आईडी मतलब अगर हम हर जगह से सवाल में बैठ गए तो बहुत मसला है, फिर हमें बार बार यूनिक आईडी जनरेट करनी होगी, ये बड़ा मसला है। चैलेंज है ये, यूनिक आईडी जनरेट करना भी। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पैकेजेस मौजूद है हमारे पास, यूयूआईडी करके पैकेज है। पैकेज के अलावा रिएक्ट आपको बाय डिफॉल्ट देता है यूयूआईडी का मेथड, एक हुक देता है आपको कि आप यूनिक आईडी जनरेट करवा सकते हो हुक की मदद से। फिर आपको फायरबेस भी देता है कि अगर आपको फायरबेस की पैटर्न नहीं करवानी है यूनिक आईडी जनरेट, तो फायरबेस आपको मेथड देता है यूनिक आईडी जनरेट करने का। क्लास चले क्लियर है? तो भाई ऑनेस्टली बता दो कितने लोगों को भाई ऐड और गेट क्लियर हो गया? रेशो बहुत कम है, लेकिन भाई दिल पे पत्थर रख के मैं आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई हजार पूछने के बाद भी अगर आप नहीं बताओगे, इनके साथ नहीं है क्लियर, सवाल नहीं करोगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बता दो भाई। अब हमारे पास कौन सा काम रहता है भाई? एडिट और डिलीट। हमने डेटा एंट्री करवाया था, ठीक है, पुश करवाया था, तो एक बार रिपीट करते हैं। देखो भाई, मसला ये था, डेटा गेट होने के बाद या डेटा गेट हो रहा है हमारे पास, डेटा गेट किस तरह हो रहा है भाई? आपस में थोड़ी सी डिस्कशन सारे बंद करके ना सामने देंगे। कुछ लोग जो है क्लास से जाने वाले बाहर परमानेंटली, उनका वीजा लगने वाला बाहर है। जिसमें सर फेरिस्ट, कुछ लोगों को खुद भी पता है वो सर फेरिस्ट है। अच्छा जी, फैच डेटा करता क्या है? फैच डेटा सिंपल, सबसे पहले भाई एक गेट डॉक्स का भाई क्या चलाएगा, क्यू चलाएगा। क्या करेगा भाई, टूडूज की पूरी कलेक्शन को गेट करेगा और आपको क्यूरी स्नैपशॉट के वेरिएबल के अंदर उस डेटाबेस के सारे स्नैपशॉट लाके दे देगा।
फिर फायर बेस कहता है भाई कि अगर आपको क्यूरी स्नैपशॉट्स मिल जाए तो आप उसको क्या चला देना भाई, फॉर ईच का मेथड चला देना। तसल्ली है। फिर आपसे ये लेगा क्या, एक अदर कॉल बैक फंक्शन, और आपको इस कॉल बैक के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपके की करके डॉक्यूमेंट्स मिलते रहेंगे। फायरबेस आपको सब तमाम डेटा एक साथ एक एरे में देता, ये आपको भाई एक एक करके ऑब्जेक्ट देता है। क्या कहता है ये आपको एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो। फिर आपको इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को भाई एक एरे के अंदर क्या करने होते हैं, रखने होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते थे भाई, अगर मैं पहली बात करूं तो पहले हम लोग ये करते थे कि हम लोग भाई एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट टेम्प एरे, और इस टेम्प एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, अपने ऑब्जेक्ट को पुश करते थे। ये करते थे नहीं करते थे? हाँ ना का जवाब से करते थे। करते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या करा, जैसे भाई हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तमाम ऑब्जेक्ट्स टेम्परेरी एरे के अंदर जाके क्या हो जाएंगे भाई, स्टोर। मैंने टेम्परेरी एरे को करवाया सिंपल यहाँ पे क्या अभी फिलहाल कंसोल। क्लियर है? रिफ्रेश करा, हमें टेम्परेरी एरे में क्या मिल गया, 5 ऑब्जेक्ट मिल गए या नहीं मिले? अब बता दो भाई ये भी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। क्लियर है ना? अब तो हमारा भाई फॉर ईच चलेगा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां जाता रहेगा, बार बार टेम्परेरी एरे के अंदर जाता रहेगा। अब मुझे इस एरे को किसे, टू डूज की स्टेट के अंदर सेट करना है। टू डूज की स्टेट के अंदर क्या करना है, सेट करना। हम सिंपल क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। सेट टू डूज, और सेट टू डूज के अंदर क्या पास कर दिया, टेम्परेरी एरे पास कर दिया। क्लियर है? रिफ्रेश करा, लूप चला, टेम्परेरी एरे मेंटेन हुआ, और ये एरे हमारे पास सेट टू डूज में जाके क्या हो गया भाई, सेव हो गया। और सिंपल हमने क्या करा, टू डूज को भाई नीचे मैप करवा दिया। ऐसा ही है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और ये तमाम लॉजिक्स मैं आपको पहले समझा चुका। ये तो नहीं समझाऊंगा ना भाई, यही आप मुझसे मतलब ये उम्मीद रखते हो कि सर समझाएंगे ये। अगर उम्मीद रखते हो भाई तो उम्मीद रखना छोड़ दो। ठीक है भाई, मैं नहीं समझाऊंगा ये लॉजिक, आज करवा चुका हूं। कौन सी क्लास में करवाया था? 8। कौन सी क्लास आज? 11। वही तो फायर में पढ़ाई थी पूरी मैंने। मसला ये होता है, चीजें मेरे को कुछ मिल जाएगा, रहने दो। सही है भाई, कंट्रोल दे, अभी कंट्रोल करने दो। अच्छा जी, क्लास क्लियर है? मैपिंग शपिंग हो गई। अब एक सीन हमारे पास क्या है भाई, कि हमारे पास ऐड टू डू हो रहा है। मैंने ऐड टू डू करा, ये जाके भाई डेटाबेस में सेव हो गया। जाके डेटाबेस में ये कहीं ना कहीं जाके सेव हो गया, जो 6 वैल्यूज हो गई है। लेकिन हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है? 5। ये वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने भाई फाइल में से डेटा अपडेटेड गेट नहीं करा। तो भाई सिंपल ऐड टू डू जो हमारा सक्सेसफुली हो जाए तो भाई फैच डेटा की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, डेटा को गेट कर लेंगे। अब जब फैच डेटा चलेगा फिर से तो क्या करेगा, क्यूरी स्नैपशॉट लेकर आएगा, एक वेरिएबल बनाएगा। क्या बनाएगा, वापसी में वेरिएबल बनाएगा, टेम्परेरी एरे। 6 वैल्यूज मिली, इस एरे के अंदर जाकर 6 वैल्यूज से क्या करवा दी, स्टोर करवा दी, और उसके बाद हमारे स्टेट को अपडेट करवा दिया। अब आपको भाई ये पहले की तरह लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अगली वैल्यूज मैंने इसके अंदर लिख दिया भाई जाफर ऐड टू डू, आ गया भाई यहाँ। अब कोई मसला? नो सर। कर दिया भाई, और आसान। मुश्किल वाला काम भी भाई कभी कभार समझ लिया करो और उसको भी कर लिया करो। आगे बढ़े? यस सर। कितने लोग सर आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सामने। एडिट में करवाता हूं, डिलीट आप लोग खुद कर लेना। चलो डिलीट में करवा रहा हूं, एडिट आप लोग करना। अब देख लो डिलीट, आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे। 12 बजे की क्लास में क्या फर्क पड़ता है?
11 बजे करूँ क्या फर्क पड़ता है? 8 बजे क्लास स्टार्ट करके साढ़े 8 बजे खत्म करूँ क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पढ़ना है? अरे तू जल्दी क्यों आ गया? अच्छा पानी भी नहीं गया। अच्छा जी, डिलीट वाला काम करते हैं भाई। अब डिलीट वाला काम किस तरह होगा क्लास? डिलीट की क्लिक करूंगा भाई, क्या चाहिए डिलीट करने के लिए आपको? आईडी चाहिए होगी या नहीं? तो भाई सबसे पहले भाई डिलीट वाला फंक्शन क्या है? डिलीट टू डू, ये रहा भाई डिलीट टू डू का भाई फंक्शन ये रहा। इसमें क्या मिलता है? इंडेक्स नंबर, और इस लॉजिक से हम लोग क्या करते हैं भाई, यूआई से अपने टू डू को रिमूव करवा देते हैं। ऐसा ही है? क्या करें भाई? सिंपल, अब डिलीट टू डू के पास अभी इंडेक्स नंबर आ रहा है, इंडेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अब क्या चाहिए? आईडी आनी चाहिए। किस तरह आएगी आईडी? ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, ऑब्जेक्ट डॉट। अब जब भाई मैं इस आईडी को या क्या करवाऊंगा भाई, कंसोल करवाऊंगा, तो भाई अब जिस जिस को मैं डिलीट करता रहूंगा मेरे पास आईडी उसकी आ जाएगी, आती रहेगी। आईडी आ गई, इसका मतलब डिलीट करवाना कोई मुश्किल गेम नहीं है। तो सिंपल भाई डिलीट करवाने के लिए सबसे पहले भाई हमने फंक्शन को करा एसिंग अवेट डिलीट डॉग। क्या लेगा ये आपसे? डिलीट डॉग, डॉग लेगा। क्या लेगा आपसे? डॉग। डॉग का आपसे लेगा कलेक्शन, कलेक्शन का नाम और उसके बाद आईडी। तुमने 4 दफा बोला, लेकिन 4 दफा तुमने गलत बोला। बंदे को फिर भी शर्म आ जाती है 3 दफा की बात है। 3 दफा में तौबा भी कबूल हो जाती है। क्लास ज़्यादा क्लियर है या नहीं क्लियर? तो भाई सिंपल डिलीट डॉग्स, डिलीट डॉग्स के अंदर भाई आपसे डॉग्स लेगा, फिर कलेक्शन, फिर कलेक्शन का नाम और आपका जो एलिमेंट आपको रिमूव करना है उसकी आईडी। कहां से डॉग्स लगा दिया भाई? डन है। अब देखते हैं भाई, रिफ्रेश करा, मुझे ये वाली वैल्यू करनी है भाई, रिमूव करनी है। डिलीट करा, सर हुआ ही नहीं, यूआई से नहीं गया भाई ये। फैच डेटा वापसी कॉल करना पड़ेगा। तो भाई फैच डेटा कॉल करा, रिफ्रेश, अच्छा डिलीट नहीं हुआ ये। कर तो दिया। अबे एक मिनट भाई, करेक्शन या क्या क्या कर रहा है? ये तो डीपी होगा। हाँ भाई मैं आपको टेस्ट कर रहा था ना। ये टेक्निक्स होती है भाई पढ़ाने की। सही है, मैं ये चेक कर रहा था कि कौन कहता है कि सर करेक्शन थोड़ी आएगा, डीबी आएगा। अबे तुमको रहने दो, तुम्हारे बोलने से मैं कंफ्यूज हो। तो भाई डिलीट डॉग्स, डॉग्स डीबी टू डू और आईडी डिलीट करा। जैसे ही सक्सेसफुली डिलीट हुआ, हमारे पास फैच डेटा की फिर कॉल लगी और हमारे भाई शायद इससे हमें अपडेट डेटा वापसी यूआई के ऊपर शो होगा। अब बताओ ये समझ में आई या नहीं आई? क्या करोगे भाई एडिट के ऊपर? आप लोग एडिट के ऊपर सिंपल भाई आपके पास ये सेव वाला बटन आता है, इसके ऊपर वही आईडी मिलेगी, न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपडेट डॉग जाके अपडेट कर पाओगे। की सेम होनी चाहिए जब भी अपडेट डॉग्स करेगा। वो अपडेट डॉग्स का काम होता ही क्या है कि वो आपसे लेगा क्या, डॉग, डॉग के अंदर कलेक्शन, कलेक्शन का नाम, सॉरी कलेक्शन डेटाबेस, कलेक्शन का नाम, आईडी और उसके बाद अपडेटेड ऑब्जेक्ट। बस अपडेट करवा देना भाई, कहानी खत्म। अब बताओ भाई यहाँ तक समझ में भी आया या नहीं आया? क्लियर है? नहीं आया भाई, इसको नहीं आया भाई वो मजे करें भाई। यहाँ पर अगर कोई सवाल तो भाई 2 मिनट अपनी वजह सवाल कर लो मुझसे, फिर मैं आऊंगा ऑथेंटिकेशन के ऊपर। टाइम स्टैम्प, अच्छा सर्वर टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प दो अलग अलग चीजें। एक होता है सर्वर टाइम स्टैम्प और एक होता है टाइम स्टैम्प।
अच्छा, ये जो हमने न्यू डेट पास करा है ना, ये टाइम स्टैम्प होता है। ये क्या होता है? अब आप न्यू डेट दो, ये टाइम स्टैम्प का मेथड कॉल करो, बात क्या है? एक ही। एक होता है सर्वर टाइम स्टैम्प। क्या होता है? अब मेरा आपसे सवाल है, आपका जो डेटाबेस है वो कौन से ओरिजिन पे रखा हुआ था, कौन से रीजन में था वो? कहाँ पे था? यूएस में। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो उसका एक ऑप्शन था रीजन का, कि भाई आपका डेटाबेस में किस रीजन में क्रिएट करूं। तो बाय डिफॉल्ट था वो क्या है? यूएस। और मतलब हाँ भाई यूएस में, क्या अभी यूएस के अंदर भी यही 10:03 हो रहे हैं? नो। वहां तो सर अलग ही टाइम होगा कुछ भाई, ऐसा ही है। आप सबको पता होगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ बस टाइम होगा ना कुछ अलग से, सही है। तो सर्वर टाइम स्टैम्प ये होता है कि भाई आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो ना, उसमें क्लाइंट का टाइम नहीं आएगा, उसमें टाइम कौन सा आएगा? सर्वर का। कि किस टाइम पे सर्वर में रिक्वेस्ट आएगी, किस टाइम पे सर्वर में रिक्वेस्ट आएगी, सही है। अगर आपको भाई एक ऐसा टाइम मेंटेन करना है कि भाई इस सर्वर पे ये रिक्वेस्ट कब आएगी, तो भाई आप वहां यूज करते हो सर्वर टाइम स्टैम्प। और सर्वर टाइम स्टैम्प के अंदर सर्वर का टाइम उठ के वहां पे क्या होता है? सेव होता है। बात समझ में आई? तो सर इसके में नीड क्यों है? सर्वर टाइम स्टैम्प में नीड क्यों है? हम लोग टाइम स्टैम्प यूज कर रहे हैं जब हमारी ऐप के ऊपर मल्टीपल टाइम जोन के लोग होते हैं ना भाई, मल्टीपल टाइम जोन के मतलब यूजर्स होते हैं, तो भाई फिर वहां पे हमें एक ही टाइम जोन यूज करना पड़ता है पूरी ऐप के अंदर। यूज करना पड़ता है एक ही टाइम। अब एक बंदा आ रहा है, वहां बज रहे रात के 12, यहाँ बज रहे भाई सुबह के 6। अब यहाँ बंदा पोस्ट करे, आपने टाइम दिया कितने बजेगा? 6 बजेगा। भाई मैं यूज कर रहा हूँ 6 बज रहे, मैंने पोस्ट क्रिएट करी, पोस्ट का टाइम कौन सा गया? 6 बजेगा। एक बंदा बैठा हुआ भाई कनाडा के अंदर, वहां रात के 12 बजे, मिसाल के तौर पे, ठीक है भाई। उसके बाद मेरी पोस्ट शो हुई, लेकिन बाद टाइम कौन सा शो होगा? उसके हिसाब से 12 बज रहे और मेरे हिसाब से 6। उसके बाद तो शो होना चाहिए कि भाई बंदे ने 12 बजे अभी भी कराई है। अब आप उससे बोलोगे भाई सुबह 6 बजे करा है, वो कनाडा वाले बोलेंगे सुबह 6 तो बजे ही नहीं। बात समझ में आई? इसलिए फ्यूचर में जाके पोस्ट कैसे क्रिएट कर दी? नहीं, तो वो जो टैग कन्वर्जन करनी पड़ेगी ना आपको, वो चीज बता रहा हूँ आपको, टैग कन्वर्ट कैसे करोगे पूरा। बात समझ में नहीं है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है भाई जो बड़ी बड़ी एप्स के अंदर एग्जिस्ट करती है अभी भी। नहीं भाई, वो प्रॉब्लम थोड़ी वहां पे, वो सॉल्यूशन मैंने बताया था, मैं प्रॉब्लम्स कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी एप्स हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई अलग अलग टाइम ओरिजिन जो है वो मैच नहीं होते। मतलब यहाँ सुबह 6 बज रहे, मैंने पोस्ट करी, पोस्ट का टाइम कौन सा गया? सुबह के 6 AM। एक बंदा बैठा हुआ है कनाडा के अंदर, अब उसके पास कौन सा टाइम शो होगा? 6। वो बोला 12 बजे, तो 6 कैसे बज गए यहाँ पे? भंड हो गया भाई, भंड हुआ ना ये। तो इस वजह से हम लोग भाई हमेशा यूज करते हैं सर्वर टाइम स्टैम्प। क्या यूज करते हैं? सर्वर टाइम्स। अगर कोई पोस्ट बंदे ने क्रिएट करी तो वहां पे भाई क्लाइंट टाइम नहीं जाएगा, वहां पे कौन सा टाइम जाएगा? हमेशा सर्वर टाइम स्टैम्प जाएगा कि भाई इस सर्वर के टाइम के हिसाब से पोस्ट क्रिएट होगी। अब जैसे ही भाई कोई बंदा पोस्ट गेट करता है तो हमारे फ्रंट एंड पे लॉजिक होगी कि भाई सर्वर का जो टाइम स्टैम्प हमारे पास आ रहा है ना, हम उसे यूटीसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसे कन्वर्ट कर देंगे? यूटीसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे क्लाइंट के हिसाब से। क्लाइंट के मतलब यूजर आया हमारे पास कनाडा के, तो कनाडा का हमारा यूटीसी जो कोड होगा हम उसके अंदर सर्वर टाइम को कन्वर्ट करेंगे और उसके हिसाब से फिर यूजर को टाइम शो होगा कि हाँ भाई तुम्हारे इतने बजे में ये पोस्ट क्रिएट हुई है। मतलब मैं 6 बजे करूंगा लेकिन यूजर को लगेगा 12 बजे हुई है, क्योंकि वहां 12 बजे। ये भी भाई पूरा कॉन्सेप्ट होता है यूटीसी का। ये आया कोई इशू, ये नॉर्मल इशू है। फिर हम लोगों ने इसमें करा था, यूटीसी में करा था, आपने इसमें करा था बॉस, सही। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक होगी फिर वो,
यूटीसी ग्लोबल होता है, ठीक है भाई। अब जिनको भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, सही है भाई, कोई टेंशन नहीं है। ये बैकएंड में मैं आपको वापसी बताऊंगा भाई फिर से। लगा तो सब वाला लिख तुम्हारी। चलो भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई जितना बताया जितना आपके एडिट का फंक्शन है आप बोल रहे हैं सेव और दो बटन आ रहे हैं, सेव पे करोगे ना बॉस? दो बटन आ रहे हैं, एक एडिट का और दूसरा सेव का आ रहा है। आप मुझे बताओ आपका फाइनल कमेंट कब होता है? डन है? यस सर। आपकी भाई मेथड जो कॉल हो वहां पर कॉल होगा फाइनल कमेंट पे। अपडेट और फाइनल कमेंट किस बटन पे होता है? सेव वाले बटन पे होता है। तो आप लोग सेव वाले बटन के ऊपर ही अपना अपडेट डॉक्स का मेथड कॉल करवाओगे। अब आते हैं भाई ऑथेंटिकेशन के ऊपर। किस पे आते हैं भाई? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के ऊपर। आसान है भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई आपका असाइनमेंट लिख लो क्लास आप लोग। क्या लिख लो भाई? असाइनमेंट। हम लोगों ने भाई टू डू बना ली, लोगों ने भाई कॉमर्स बना ली, फिर लोगों ने क्या बना लिया, गिटहब यूजर बना लिया। आपका 14वां असाइनमेंट लिख लो भाई आप लोग। 14 या 5वां? चौथा। 5वां लैंडिंग पेज का 5वां असाइनमेंट लिख लो भाई रिएक्ट का। 5वां असाइनमेंट है आपका कि आप लोगों ने भाई एक क्रड ऐप बनानी है। क्या बनानी है? क्रड ऐप। क्रड ऐप बनानी है। आपका लॉगिन पेज भी होगा, साइन अप पेज भी होगा। सुन लो भाई सारे सुन लो क्लास। लॉगिन पेज भी होगा, साइन अप पेज भी होगा। लॉगिन करने के बाद बंदा डैशबोर्ड पे जाएगा और वहां पे क्रड ऐप होगी, मतलब क्रिएट अपडेट और डिलीट। सर बहुत आसान सा असाइनमेंट है, ऐसा ही है, बनाओ ये असाइनमेंट आप लोग। इस असाइनमेंट के अंदर फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे भाई प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग के बाद इंशाल्लाह भाई हम जो हमारी नेक्स्ट संडे क्लास होगी ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई फायरबेस और रिएक्ट के ऊपर क्लास में एक प्रोजेक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक्स भी हैं रिएक्ट के जो पढ़ते हैं वो सारे भी कवर करेंगे भाई स्टेप बाय स्टेप। और एक हम लोग ऐप भी भाई टू स्क्रैच क्रिएट कर लेंगे यूजिंग फायरबेस। सही क्लास? नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग रिएक्ट को कंप्लीट करके किस पे चले जाएंगे? बैकएंड पे चले जाएंगे। पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे। बैकएंड से वापसी आएंगे, बैकएंड से वापसी रिएक्ट आएंगे। बेहतर देखते हैं टाइम वैसे जो है 2 पहले स्टार्ट हो गई भाई। बेहतर रखी मैं आपको बताता हूँ, एक एपीआई होती है ओपन वेदर एपीआई। आपने जाना है साइन अप करना है, वहां से उसकी एपीआई की उठानी और बनानी है। उससे भी कोशिश करो भाई सेम गिटहब की तरह एपीआई सेम गिटहब की तरह एपीआई चेंज होगी बस। एपीआई चाहिए बस। जो कराची लोग है, कराची का वेदर मिलेगा यूआई में मैप हो जाएगा। आज भाई क्लास लॉगिन पेज बनाते हैं। हमने बनवाई पेजेस दोनों बनाए। यार नहीं है ना, स्लॉट अवेलेबल नहीं है। सर बच्चे पढ़ाई जा क्लास है ना स्टैंडर्ड क्लासेस अगर नहीं होती मैं करवा देता क्लासेस। भाई लॉगिन का पेज बन गया, साइन अप का पेज बन गया, उसके बाद ये लोग क्या बातें करके हंसते रहते हो? मुझे नहीं किसी हंसाया करो यार, सुबह थका हुआ होता हूँ मैं इतना, मुझे भी हंसा दिया करो भाई, तुम तो सुना के। तुम्हें लैपटॉप मिल गया? कौन सा लिया? एसर? कौन सा मॉडल? तुम भी तो शशु के पीछे लगे हुए हो, वो एक स्लिम बॉडी चाहिए तुम्हें। भाई G8 ले लो, बहुत अच्छी मशीन है। ये बता 4 GB कार्ड लगाया है, मैं भी आज ही लेकर आया हूँ। उस दिन खुले हम लोग तो
आज देखिए खाली बोल उसमें इशू आ गया तो सही करवाया आज भाई क्लास का तो फिर बाद में अच्छा जी। अच्छा भाई लॉगिन साइन अप डैशबोर्ड की मल्टीपल पेजेस तो बन गया है, क्या करना है भाई? एक दूसरे आगे पीछे जाना है, क्या करेंगे? लिंक राउटिंग के लिए क्या करेंगे? npm i राउटर रिएक्ट राउटर डॉम क्या हुआ ऐप को राउटिंग होगी ना हम लोग भाई रैप कर देंगे किसके अंदर? क्लास ब्राउजर राउटर के अंदर। जो लोग बातें कर रहे हैं ना, एक ही दिन भाई इतना सारा काम होगा, ग्रैंड ऑपरेशन, यकीन करो। राउट आ गए आपके पास, फिर आपके राउट से आपने क्या क्रिएट करिए भाई? राउट क्रिएट करिए, पाथ सही क्लास। तो भाई अब हमारे पास कितने राउट्स हैं अभी फिलहाल? एक है, लॉगिन साइन अप और डैशबोर्ड तीन हो गए ना। तो हमने कहा भाई सबसे पहले राउट, ये हमारा भाई होम पेज है, होम पेज के ऊपर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? लॉगिन पेज होना चाहिए, ऐसा ही है। अब देखो भाई जैसे ही होम पेज पर आया तो कौन सा पेज आएगा हमारे पास? लॉगिन। आप लोगों ने पाथ क्या दिया इसका? स्लैश। इसका मतलब क्या होता है? इंडेक्स पेज। एक प्रैक्टिस फॉलो होती है कि आप सिंपल क्या लिख दो इसके अंदर? इंडेक्स। तो इसका मतलब कि हमारा कौन सा पेज बन गया? होम पेज बन गया, सही है भाई। एक और राउट बनाया, इसके अंदर पाथ दिया मैंने भाई साइन अप, और इसका कौन सा था भाई? साइन अप। उसके बाद क्या करा भाई? डैशबोर्ड। और एक काम करते हैं, डैशबोर्ड में टू डू ऐप कॉल करवा देते हैं, क्यों बिना हम लोग इतनी डैशबोर्ड वाले पेज की लंबी करें। लॉगिन पेज, साइन अप, और उसके बाद डैशबोर्ड। क्लियर है भाई? अब लॉगिन पेज पे आके भाई क्लास क्या करवा लेते? सिंपल हम लोग लॉगिन करवाना सीख लेते हैं कि लॉगिन किस तरह होता है। तो भाई लॉगिन पेज पर आया, इनपुट फील्ड, प्लेस होल्डर, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन बटन, कंट्रोल डिलीट। यार VS कोड का शॉर्टकट है, मैं डिलीट कैसे करता हूँ? कंट्रोल X करता हूँ मैं, तो डिलीट हो गया ना, देखने को पीछे का क्या करना है भाई? तुमने आगे तो दो सही है, तीसरा रिमूव हो जाती है, मतलब कट एक तरीके से टेक्निकली कट है, विजिबिलिटी में डिलीट। भाई मेरी मर्जी, मेरा कोड, मेरा VS कोड, मेरी मर्जी। बटन बनाया हुआ मैंने, क्रिएट अकाउंट, अब क्या करना भाई? सिंपल, ये लॉगिन पेज हो गया, साइन अप पे क्लिक करके साइन अप पेज पे जाना है। क्या करूं? किस तरह जाऊं? सर लिंक, नैप लिंक कितने लोग पढ़ के आए? नैप लिंक कितने लोग पढ़ के आए? 1 2 3 4 5। भाई ये रो में क्या मतलब? सिर्फ 2 3 बच्चे पढ़ने वाले बस, इस रॉ को खत्म कर दूं मैं? भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, इन सबका असर तुम पे ना आ जाए, तुम्हारा असर इनको तो नहीं आ रहा, इनका हमारे पे ना आ जाए, तुम यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट लिंक कितने लोग पढ़ गए भाई? पढ़ लिया? अगली क्लास में पूछूंगा, एक मौका मैंने आपको और दिया, पढ़ के आना है। मुझे पता है तुम लोग ढीठ हो, कद्दू नहीं पढ़ते तुम लोग। भाई लिंक हो गया, ट्रू हो गया, और उसके बाद साइन अप हो गया। अब साइन अप पे क्लिक करा, कहां पर आ गए भाई? साइन अप पेज पर आ गए। सारा काम कॉपी करा, साइन अप पे गया,
पेस्ट कर दिया और ये बन गया हमारे पास कौन सा पेज, साइन अप पेज। ऑलरेडी अकाउंट है तो कहां चले जाओ भाई, लॉगिन चले जाओ। लिंक को क्या करो भाई, यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। लॉगिन पेज, साइन अप पेज और ईमेल पासवर्ड। कितने लोग क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं कर रहे तो मतलब सिंपल हमने क्या करना है, छोटी सी बेसिक यूआई बनाई है और राउंडिंग करी है। राउंडिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ी है भाई, चिल्ला चिल्ला के पढ़ी है लोगों ने। अब पहले लॉगिन होगा साइन अप होगा? पहले लॉगिन नहीं होगा। साइन अप वाले कितने, लॉगिन वाले कितने? हाँ हाँ लगाओ। तो भाई सबसे पहले क्या करो क्लास, साइन अप करो। तो भाई साइन अप के लिए हमें दो स्टेट बनानी होगी। कौन? यूज स्टेट, ईमेल, सेट पासवर्ड, ऑन चेंज, सेट ईमेल, ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट डॉट वैल्यू। ऑन चेंज कॉपी करा, सेट पासवर्ड। हाँ वैल्यू में मसला, नो सर। हाँ चलो वैल्यू, ईमेल और इसकी वैल्यू पासवर्ड। पासवर्ड। क्लियर है? लॉगिन करें, फंक्शन बनाओ भाई। कौन? साइन अप हैंडलर, कंसोल डॉट लॉग, ईमेल और पासवर्ड। बटन पे क्लिक करना है, जब खुद ब खुद ही हो जाएगा। उसको कहीं से भाई जादू मिलेगा, एआई। बटन पे गए, कैसे क्लिक होता है भाई? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक और फंक्शन पास कर दिया। अब तो चीजें समझ में आ गई ना सारी, इवेंट हैंडलिंग वगैरह नहीं है। साइन अप, ईमेल और पासवर्ड, आगे फायरबेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कहां पे भाई, क्लाउड फाइल स्टोर पे, सॉरी क्लाउड फाइल स्टोर कह रहा हूं, फायरबेस के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कौन सा सर्विस चाहिए, ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले भाई आपको इसे भाई अप करनी पड़ेगी, गेट स्टार्टेड ईमेल एंड पासवर्ड इनेबल करा और उसके बाद सेव कर दिया। तो हमारे पास ईमेल पासवर्ड की सर्विस है वो क्या होगा भाई, इनेबल हो गई। अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले फायरबेस के ऊपर उसको इनिशियलाइज करना है। तो भाई const auth get auth और auth को क्या करना है यहां से एक्सपोर्ट करो। क्लास क्लियर है? कोई मसला? चले भाई, अच्छा auth के अंदर हमें ऐप देना पड़ेगा। एक मिनट build authentication web get started मतलब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी ऐप के ऊपर ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइज करनी है। और इनिशियलाइज हो गई। अब साइन अप के अंदर कौन सा मेथड कॉल होगा, क्रिएट, आगे क्रिएट यूजर यूजर विद ईमेल एंड कैसे पासवर्ड। और भी ट्रेड करके हां लगाइए ना भाई, किस चीज से लेता है, दो चीजें। ये ज्यादा ये जो ना कुछ और गड़बड़ होगी तुम्हारे पास आए।
कितनी चीजें चाहिए? दो तीन और ईमेल पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड। डन है भाई? एसिन उसके बाद अभी कंसोल डॉट लॉग यूजर साइन अप। अब इस पेज से दूसरे पेज पे जाना है, इस पेज से दूसरे पेज पे जाना है और वो भी अब इस फंक्शन की मदद से। सही है? नेविगेटर का हिस्सा है। लेकिन चलो भी थोड़ा जिनको नहीं पता होगा तो थोड़ा खेलने दो भाई। जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह जाते हैं? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और कहां लॉगिन। डन है? अच्छा गेट ऑथ इज नॉट डिफाइंड करो हो मेरे यहां से। मैं तो इंपोर्ट करता हूं इसको। test@gmail.com पासवर्ड साइन अप करा। साइन अप करा हो गया सक्सेसफुली भाई। साइन अप विंडो डॉट लोकेशन दिस इज नॉट अ फंक्शन। वो तो असाइन में आता है भाई। इसमें इक्वल मुझे बता दो कहां पर आता है भाई। हमने जो पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे है, उसमें तो नहीं आता। वो तो असाइन में आता है भाई। देखो पेज रिफ्रेश करने के मतलब पेज एक से दूसरे पे जाने के दो तरीके, या तो एचरेफ यूज करोगे तो असाइन यूज करोगे। सही है? असाइन जो होता है ना उसमें ब्रैकेट आते हैं और एचरेफ में ब्रैकेट नहीं आते। तो तुम लोगों ने असाइन कंफ्यूज कर दिया भाई। तुम लोग फिर असाइन में नहीं होता। तुम लोग एक बात तो नहीं करते, असाइन में नहीं आता भाई, एचरेफ में नहीं होता है, इक्वल होता है। चलिए भाई बता चलो क्लास वाइंड अप करते हैं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू मतलब स्लैश मतलब आपकी लोकेशन। अच्छा ये अकाउंट भाई क्रिएट हो गया है तो test1 देख लो भाई test@gmail.com का अकाउंट यहाँ पर भी आ गया। अरे सर बन के साथ कर दो ना, क्या डिलीट करना। साइन अप करा सक्सेसफुली। साइन अप हुआ और कहां पर आ गई ये लिविंग भाई। तो रिफ्रेश करके आया, ये तो रिफ्रेश करके आया। अगर मैं वापस साइन अप पे जाऊं और ये सारा काम बंद करके सेव और क्या करूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href पेज रिफ्रेश हुआ। मुझे पेज थोड़ी रिफ्रेश करना है, ये रिएक्ट है। तो भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जब आपके पास कोई कॉल टू एक्शन हो, कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कोई बटन हो आपके पास और आप उस बटन के क्लिक के ऊपर मतलब आप उस बटन पे जब क्लिक करने के बाद आप जाना चाहते हैं ना दूसरे पेज पे तो आप लिंक यूज करते हो। लेकिन हम इस फंक्शन के अंदर से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम प्रोग्रामेटिकली मतलब प्रोग्राम की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं। मतलब हमारे कोड की मदद से हम लोग क्या करेंगे भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे। तो भाई अगर आपको कोड की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना नहीं था तो React router doc आपको खूब देता है यूज नेविगेट करके। क्या करके? यूज नेविगेट करके। तो भाई यूज नेविगेट कॉस्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। क्लास क्लियर है? सिंपल भाई आप लोगों ने ये सब यूज करा है ना, ये सब हटाओ, आप नेविगेट करो सिंपल कहां पे? होम पेज पे मतलब लॉगिन पेज पे।
क्लास क्लियर है? अब देखो भाई, मैं साइन अप पर आया, क्लिक करा, क्यों आया भाई, तुमने चलाया नहीं कुछ, रिफ्रेश कर लेते हो भाई इसको, रिफ्रेश का मसला था सही। साइन अप पर हूं, साइन अप पे क्लिक करा, विदाउट पेज रिफ्रेश में एक पेज से दूसरे पेज का। तो भाई जिस तरह हम लोगों ने क्लास साइन अप करवाया है, इसी तरह हम लोग क्या करवाएंगे भाई, लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होगा भाई, लॉगिन विद साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। फाइल में सभी ये मेथड प्रोवाइड करता है। लॉगिन से वही सेम नेविगेट यूज करके आप लोग कहां चले जाओगे भाई, डैशबोर्ड पे चले जाओगे। अब अगली क्लास का भाई आप तमाम लोग एक असाइनमेंट लिख दो अपने पास, और भाई यही असाइनमेंट में यूज करो जो आज बना रहा हूं क्लास, अगली क्लास में भी यही असाइनमेंट सेम यूज होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। अब रिएक्ट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग का कांसेप्ट भाई बिल्कुल अलग है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने करा था जुगाड़ तरीके से कि हमारा पेज रिफ्रेश हो, तो हमारे ऑन लोड का फंक्शन चल जाए, लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करें और पता चल जाएगा हाँ भाई बंदा लॉगिन है लॉगिन नहीं है। या तो पेज रिफ्रेश ही नहीं होता तो ऑन लोड तो कॉल होगा नहीं, या ऑन लोड कॉल करोगे आप लोग, नहीं होगा कॉल। अब आप लोग ये भी नहीं कर सकते कि भाई हर कंपोनेंट में माउंट होने के ऊपर फंक्शन कॉल करवाओ, ये तरीका भी सही नहीं है। तो रिएक्ट के अंदर भाई बड़ी आसान तरीके से भाई प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग करेंगे। सही है, जो मैंने भाई अपने लिए बुक एक तरीका बनाया है रिएक्ट के अंदर, बहुत आसान तरीके से प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग को क्या करता है, हैंडल करता है। प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग और खास तौर पे भाई रिएक्ट राउटिंग, खास तौर पे रिएक्ट हर बंदे का भाई अपना अपना स्टाइल कर देगा, ये आप लोग याद रखना। स्टैंडर्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, रिएक्ट है लाइब्रेरी है, इसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं चीज है, बहुत कम चीजें जो कि भाई मतलब कम्युनिटी ने स्टैंडर्ड बना दी, लेकिन रिएक्ट और डॉम या राउटिंग का अंदर में कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी मतलब आसानी से जो उसको आता है तरीका वो फॉलो करता है। मैं आपको एग्जांपल दूं छोटी सी कि भाई आप YouTube पे जाके रिएक्ट और डॉम पढ़ो, 3-4 लोगों की वीडियो देखो, आप बोलोगे यार क्या तमाशा हो रहा है ये, एक बंदा इस तरह कर लो, दूसरा बंदा इस तरह कर लो, चौथा बंदा इस तरह कर लो भाई। सही है, क्योंकि भाई हर बंदे का अपना अपना तरीका है। जिस तरीके से हम लोगों ने राउटिंग दे दी है, आप जाके रिएक्ट राउटर डॉम की डॉक्यूमेंटेशन वर्जन 7 से, वर्जन 7 चल रहा है ना अभी, आप भी 7 में जाके तरीका निकाल के ले आओ, आपको तरीका ही नहीं मिलेगा कहीं पे। जो हम लोगों ने राउटिंग पढ़ी है, राउटर राउट बनाते जिस तरह हम लोग पैटर्न बनाते हैं, ये आपको वर्जन 7 की डॉक्यूमेंटेशन में कहीं मिलेगा ही। सर वीडियो देखिए जिसमें एरो ऑब्जेक्ट बना रहा था उसके अंदर वो थोड़ा करके दिखा रहा था। अब ये आजकल नया तरीका है, लेकिन वही वाली बात है भाई, काम आपका उससे भी सेम होगा, काम आपका इससे भी सेम होगा, मतलब कोई कोड एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर, कोई परफॉर्मेंस के ऊपर मतलब कोई 30 मार्क खान नहीं आ जाएगा भाई, सब सेम ही चलेगा। तो भाई अब बताने का मकसद आप सबको ये भाई कि आपके पास आ रहा काफी लंबी छुट्टियां, आज आपकी क्लास हो गई, कल आपकी क्लास नहीं है, फिर आपकी नेक्स्ट सैटरडे की क्लास नहीं है, सही है भाई, 12 जनवरी की वैसा भी नेक्स्ट सैटरडे की क्लास नहीं है। तो भाई तकरीबन ये कुछ आपके पास 7-8 दिन की फिर से छुट्टियां आ गई, अभी आपको 5 दिन छुट्टियां करके लाए हो और 7 छुट्टियां आपके पास फिर से भाई आपके बकेट में आ गई। तो भाई इस टाइम को जाया नहीं करो और इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लो। जिस तरह आप लोग भाई बैठे हुए थे ना क्लास में, मेरा पढ़ाने का सर दिल बिल्कुल नहीं करता भाई, लोग क्यों नहीं करता भाई, कि फायरबेस पढ़ाने का टॉपिक ही नहीं था, लेकिन आप लोग गेट डॉग सेट डॉग और इसके अंदर ही घुसे हुए होंगे। तो भाई इन सब चीजों को कब बाईपास करके आप लोग आगे निकलोगे, या तो भाई आप लोग करना ही नहीं है। अगर करना है तो भाई इस तरह तो नहीं कर सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मतलब भाई वाला मशवरा दे रहा हूं आपको। जिस तरह भी आप लोग करना चाह रहे हो ना भाई, मतलब जिस तरह भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई आप इसी तरह चलते चलते कोई मतलब डेवलपमेंट के ऊपर कुछ करोगे, तो नहीं भाई बहुत मुश्किल है, कम चांसेस है बहुत ज्यादा। तो भाई थोड़ा सा अपने आप की भाई पढ़ाई पे फोकस कर लो। मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग इन छुट्टियों के अंदर अपनी छुट्टियां किस तरह गुजारते हो, और ना मैं भाई पता कर सकता हूँ, मैं भाई एक पूरे समय अपने सर पे नहीं रख सकता कि चल भाई असाइनमेंट निकाल, ये नहीं कर सकता मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। अब समझना ना समझना भाई आपके ऊपर है। अभी हमारे पास रिएक्ट चल रही है, इंशाल्लाह भाई 2 हफ्तों के अंदर रिएक्ट की टॉपिक्स है ना सारे खत्म करवा सकता हूँ।
और अब रिएक्ट हमारे पास आखिरी सांसों पर है। एक सवाल है कि सर रिडक्स टू भी करेंगे हम लोग, भाई रिडक्स टू भी करेंगे, उसके बगैर तो रिएक्ट कुछ है ही। टूल किट तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई रिएक्ट के अंदर। जितने भी रिएक्ट के इंटरव्यूज होते हैं, जितनी भी रिएक्ट की जॉब्स होती है, वो जूनियर लेवल के ऊपर और सीनियर लेवल के ऊपर हो, उसके अंदर आपसे भाई लाजमी स्टेट मैनेजमेंट पूछा ही जाता है। स्टेट मैनेजमेंट के बगैर रिएक्ट है ही नहीं कुछ। आप जब जाओगे ना मार्केट में काम करना, आपको आइडिया होगा कि स्टेट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। वो तो भाई छुड़वा ही नहीं सकते, किसी मतलब सूरत नहीं छुड़वा सकते। लेकिन क्या है, हम रिएक्ट करने के बाद फौरन भाई बैकएंड के ऊपर चले जाएंगे। उससे होगा क्या कि भाई हम लोग बैकएंड के ऊपर जब जाएंगे तो बैकएंड के कॉन्सेप्ट, बैकएंड की थ्योरी हमें बहुत टाइम लेगी। ऐसा नहीं कि बैकएंड की थ्योरी आपको फौरन समझ में आ जाएगी। बैकएंड के ऊपर कोड कम होता है, थ्योरी ज्यादा होती है। फ्रंट एंड के ऊपर कोड ज्यादा होता है और थ्योरी और कॉन्सेप्ट कम होते हैं। सही है ना भाई? तो ये बड़ी जो है ना, मतलब आपको भी चीजें नजर आएंगी, समझ में आएंगी, चीजें डेफिनेशन में है ना। अभी तक आप किस चीज के आदी हो? आप थ्योरी कम समझ लो और कोड ज्यादा करते हो। अब बिल्कुल चीजें चेंज हो जाएगी आपके साथ। अब आपको थ्योरी ज्यादा समझनी होगी। अब आपको समझना होगा कि भाई बैकएंड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सर्वर की रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट, गेट, कोड, डिलीट, पैच क्या होती है, कौन सी कब कहां किस तरह यूज की जाती है। पैराम्स हमने पढ़ा, एक क्यूरी पैराम्स का कांसेप्ट होता है। क्यूरी पैराम्स क्या होता है, पैराम्स क्यूरी पैराम्स क्या डिफरेंशिएट है, कब पैराम्स यूज करना है, कब क्यूरी पैराम्स यूज करना है। ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। और ऐसा बैकएंड डेवलपर आपको सब पता होना चाहिए। अब मैं फ्रंट एंड डेवलपर से पूछूं कि यार मुझे 3 डब्बे एक लाइन में लेकर आ रहे हैं और मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आ जाए, क्या यूज करोगे आपने? फ्लेक्स। कैसे पता आप लोगों को? थ्योरी यही है। ये प्रैक्टिकल था सवाल कि भाई थ्योरी सवाल था, प्रैक्टिकल सवाल था। ये तो थ्योरी था भाई। आपकी थ्योरी जब अच्छे हो गए भाई फ्रंट एंड की, जब आपने प्रैक्टिकली करा। बैकएंड का सीन नहीं है। बैकएंड का भाई कोड ही लिख मतलब जब लिख सकते हो आप लोग जब आपको थ्योरी पता होगी। अब मैं बोलूं भाई आपको सिंपल भाई थ्योरी पैराम्स कब यूज किए जाते हैं। मैं आपके पास आऊं, मैं एरिया बनाऊं, मैं थ्योरी पैराम्स यूज करूं, मैं पैराम्स यूज करूं, आप बोलोगे हां सही है भाई यूज करिए सर ने। अब मैं बोलूं भाई कब यूज करोगे, आपको कभी इसका कांसेप्ट मिलेगा ही नहीं जब तक आप कांसेप्ट पढ़ोगे नहीं। प्रैक्टिकल से नहीं मिलेगा कांसेप्ट इसका। तो ऐसे टॉपिक से कर सकते हो। ऑप्शन मतलब देखो ये ऑप्शनल है तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हें कभी रिकमेंड नहीं करूंगा पर्सनली। बहुत छोटे से रीजन है। अगर भाई अभी हम बैकएंड पढ़ेंगे ना तो आपकी बड़ी आसानी होगी। आप बोलोगे यार ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें पता है पहले से, या ये पढ़ा तो बोले फाइल स्टोर डेटाबेस। आपको एक चीज पता है कि डेटा क्रिएट किस तरह होता है। आपको एक चीज ये पता है कि डेटा मुझे अपडेट करवाना, मुझे आईडी की नीड है। विदाउट आईडी में कोई डेटा अपडेट या डिलीट नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी यूनिक की हमारे पास आएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फ्रंट एंड मजबूत हो गया, आपको डेटा मैपिंग करना आ गया, डेटा के साथ खेलना आ गया। तो ये तमाम चीजें होती है भाई फिर हमारे पास। तो खैर शॉर्ट करते हैं भाई, ये तमाम जो आपकी छुट्टी आ रही है भाई इसके अंदर अपना टाइम यूटिलाइज करो। जिन लोगों के भाई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है तो उनसे भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। उससे पहले कि भाई बहुत देर हो जाए। भाई मैं ना आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है ना कि भाई सर जाफर जो है किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकालेंगे या घर भगा देंगे या ड्रॉप आउट कर देंगे, मैं कभी नहीं करता ये काम। मैं सिर्फ भरम मारता हूं। बात समझ भाई? अच्छा मैं क्यों सर अब चीज आगे बता रहे, पहले बता देते। अब जो है अब बताने का मकसद क्या है आपको। अब ये वो टाइम है आप करोगे तो भाई चीजें कैश कर पाओगे, वरना आप खुद ही चले जाओगे। अब ये वो टाइम है। मैं आपको खुद कह रहा हूं ना, मैंने आपको भाई पहले कितने बार करवाया, नहीं आओगे मैं असाइनमेंट भगा दूंगा, घर भगा दूंगा। कोई बच्चे ने सुना आज तक भगाया, कोई बच्चे ने सुना आज तक भगाया। एक बच्चा था जो स्टूडेंट बेस्ट से भगाया था, आप लोग को याद होगा, वो पीछे बैठता था, वो तो दूसरा था, उसको तो मैंने ड्रॉप आउट करवाया था।
हमारे इस बैच की बात कर रहा हूँ, इस बैच से सिर्फ एक बच्चा है अच्छा मुझे याद होता है कि भाई मैंने किस बच्चे को बहुत मजा आया। वो एक बच्चा था, वो पीछे बैठता था ना, वो पढ़ता था, 4-5 दोस्त आते थे, वो खाता पीता रहता था, उसके मुंह में कुछ ना कुछ बबल सुपारी और मैंने उसको निकाला बबल की वैसे ही था। मैंने उसको 10 दफा बोला कि भाई तुम बैठ के सामने बबल नहीं जमाया करो, वो बैठा होगा चबाता रहेगा। 10 दफा बोला, 10 दफा उसकी फेंकने को भेजा, वही आया। एक दिन मेरी हड्डी, मैंने बोला भाई तुम तो सामान उठाओ, ऐसा वो भी नहीं, पहले हमारा हैकाथॉन हुआ था, मिनी हैकाथॉन, याद होगा, वेबसाइट डेवलप की थी। मैंने उससे बोला तुम्हारी वेबसाइट कंप्लीट है, उसने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों कंप्लीट नहीं करी भाई? टाइम नहीं मिला। मेरा भाई तो बस तेरे पास टाइम है, इसको कुछ बस रहे और बाकी सबने भाई मेजॉरिटी बच्चों ने वेबसाइट वाली उसमें भी काफी सारे बच्चे जुड़े नहीं बनाए, लेकिन कुछ बच्चों ने बना ली थी। तो खाना याद है अभी तक। तो खैर बताने का मकसद ये भाई, मैं किसी बच्चे को निकालने वाला नहीं। अगर आपको लगता है ना थैंक यू बात नहीं बता रहा हूँ, अभी डर का माहौल आएगा, मैं किसी बच्चे को निकालूंगा नहीं, ना मैं कभी निकालता हूँ, मैं कभी नहीं बनाऊंगा। भाई आपको मौका मिला है ना, अच्छा भाई बच्चा बैठा है ना, तुमने बच्चे कुछ कर तो रहा है, बैठा मत ले, मेरी ये वाली सोच है। दूसरे बच्चे से मुझे नहीं पता भाई भगाते निकालते नहीं निकालते, सख्ती करते नहीं करते, मैं सख्ती लाजमी करता हूँ, ठीक है भाई, सख्ती लाजमी होती है। अगर आपको सख्ती देखती हो ना तो आप भी जाके बैठना सर रिजवान जमाल की क्लास के अंदर, सही है, किसी क्लास के अंदर, सर रिजवान जमाल की क्लास के अंदर। हाँ सर काशिफ बता दूं ना कि करके नाम, सही है, लेकिन सर काशिफ चलो अभी तुम्हें थोड़ा छूट दे देंगे भाई, लिमिट दे देंगे। सर काशिफ कुमार हमारे सीनियर ट्रेनर है, मतलब वो बेस्ट भी पास आउट है, मेरे भी टीचर है, वो सही मेरे उस्ताद है भाई। उनका एक रूल है, उनका एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने सिंपल भाई डे 1 से एक रूल सेट किया हुआ है, आज मेरा असाइनमेंट दिया है, अगली क्लास में वो असाइनमेंट नहीं है, ये दरवाजा आपके लिए खुली है, ये बंद है। वो क्लास में आके सबसे पहले जो है सारे असाइनमेंट चेक करते हैं, जिस बच्चे का असाइनमेंट नहीं है उससे पहले कहते हैं कि जिसका असाइनमेंट नहीं वो बात कर नहीं होगा, फिर वो अपने हाल का जिम्मेदार खुद है। मारते मारते ये मारना तो एक, अब इतने बड़े बच्चों को कौन मारेगा? मैं एक को हाथ लगाऊंगा ना बाहर निकलने वाला मुश्किल हो जाएगा, वो आओ खड़ा रहा दो अब आओ मैं लड़के लेकर आया हूं, तो भाई ये तो वो नहीं सकता ना, अब वो ऊपर पार्टी लड़के लेकर आते हैं तो वो लोग तो आशा ही नहीं करते भाई। अब मैं गरीब बंदा भाई, गरीब मजदूर दिहाड़ीदार, भाई तो भाई तुम भी इंग्लिश नहीं होगी, तो भाई ये सीन होता है। अब बताने का मकसद आपको ये है कि भाई सिंपल आपके पास ये अब आखिरी टाइम है, मतलब आखिरी आखिरी जो लम्हात चल रही है इस कोर्स के, फ्रंट एंड आपको ऑलमोस्ट डन हो चुका है इंशाल्लाह भाई, 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे, ये बुक क्लोज होगी हमारे पास, हमारा स्टार्ट होगा भाई बैकएंड। अब बैकएंड के अंदर जो ना मजा आएगा, सही है भाई। मेरा सबसे भाई फेवरेट जो टॉपिक होता है ना भाई पढ़ाने का, वो ये हो गया बैकएंड, पढ़ाने का बैकएंड मजा आता है, सही है भाई। और मेरी क्लास से बच्चे निकलते हुए बैकएंड के ही सारा, मतलब मेरी क्लास में जो रेशियो है भाई आज तो बैकएंड का ही निकला जाता है। अभी मेरे दोस्त है, उसकी कंपनी है, सही है, तो उसने भाई तकरीबन 4-5 लड़के हायर किए और उसने सारे मेरे लड़के हायर किए। अब उसका नसीब ये था कि उसको मैंने कोई जॉब वगैरह लगाई थी, तो मेरे बैच वालों के पास उसे जॉब आ गई, उसका अप्लाई करा, अब मुझे एक सीधी भेजता है जैसे उसको जानता है, हाँ मेरे स्टूडेंट है भाई, कैसे लचकड़ है यार, बैकएंड बड़ा अच्छा है इसका, अच्छा भाई ठीक है। फिर कुछ टाइम में उसको दूसरी सीधी आई यार, जब उसको जानता है मेरा स्टूडेंट है भाई, यार इसका बैकएंड अच्छा है। तो इस तरह मतलब बैकएंड फोकस में रखता हूँ भाई अपने बैच के अंदर, ठीक है, बिल्कुल मैं इसमें बैकएंड फोकस ही रखूंगा, मैं इसमें बैकएंड फोकस ही रखूंगा, मतलब बैकएंड फोकस फ्रंट एंड फोकस भी है, दोनों फोकस है, लेकिन फ्रंट एंड ये फजूल लवाजमात है ना हमारे पास, मैं वो नहीं कर पाता भाई। हाँ उसको, और तो दूसरा फ्रेमवर्क हमारे पास नेक्स्ट डे खास तौर पे, अच्छा मैं नेक्स्ट डे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे की आजकल मार्केट जो ना वो कोई इतनी खास नहीं है। अगर तुम्हें नजर आ रहा है मार्केट नेक्स्ट डे की बहुत खास है भाई, तो
तो मैं बोलूंगा नहीं यार नेक्स्ट तो मार्केट इंपॉर्टेंट है। आप रिएक्ट डेवलपर हो, नेक्स्ट पढ़ना आपके लिए हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते का टाइम। भाई मैं पिछले 3 साल हो गए आपको मेरे को शायद नेक्स्ट पे काम करते हुए। मैं नेक्स्ट जेएस 11 वर्जन से यूज कर रहा हूँ, 11 वर्जन से 50 पता नहीं पॉइंट समथिंग भी डाल दिया। मैंने नेक्स्ट जेएस आज तक नहीं पढ़ी, आज तक नेक्स्ट जेएस ही पढ़ी। क्यों? अबे भाई क्यों बोलूं मैं नेक्स्ट जेएस बैठ के रिएक्ट के तो फ्रेमवर्क है, वही तमाम पब्लिक रिएक्ट है। कुछ एडवांस चीजें जब कोई काम करना होता है सर्च करता हूं भाई, मतलब मिसाल के तौर पे हाउ टू नेविगेट वन, मतलब हाउ टू नेविगेट भाई के आप हाउ टू नेविगेट वन पेज टू अदर पेज यूजिंग नेक्स्ट जेएस, वो आपको दे देगा भाई ये मेथड है। एक मेथड आपको मिल गया, आपने यूज करा, दिमाग में याद हो गया। अब उसमें क्या है, यूज नेविगेट, उसमें भी यूज नेविगेट ही है नेक्स्ट जेएस के अंदर, लेकिन वहां पे आपको दो जगह मिलेगी यूज नेविगेट। एक यूज नेविगेट मिलेगा, एक यूज नेविगेट राउटर मिलेगा। नहीं, यूज नेविगेट दो मिलेंगे अलग अलग आपको पाथ से। अब कौन सा वाला पाथ कहां यूज करना है ये पढ़ दो भाई, एक सर्वर साइड के लिए, एक क्लाइंट साइड के लिए। तो क्लाइंट साइड के लिए क्लाइंट साइड वाला पाथ यूज करोगे, सर्वर साइड के लिए सर्वर साइड वाला पाथ यूज करोगे। तो ये छोटी-छोटी चीजें होती है जो आपको मतलब बस हैंडल करनी होती है। आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, कोशिश पूरी है भाई नेक्स्ट जेएस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई, हम लोग एक पूरा वीकेंड रख देंगे अपना, हफ्ते के बाद 6 घंटे की क्लासेस, मतलब 6 घंटे की क्लास होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे किस तरह, हम लोग प्रोजेक्ट बेस पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट बेस में क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, एक एक टॉपिक हमारे पास आता रहेगा। राउटिंग किस तरह होती है, राउटिंग किस तरह होती है, कंपोनेंट जैसे यहां बनते हैं वैसे यहां बनते हैं। बस फर्क क्या है, राउटिंग का फर्क है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का फर्क है बस, और इसके अलावा कोई दूसरा फर्क नहीं है। और फिर सर्वर है, फिर एडवांसमेंट आ जाती है। हाँ, आपको एसईओ करनी है तो एसईओ के लिए ये तरीका है, आपको कैशिंग करनी है तो कैशिंग के लिए ये तरीका है, आपको इसको सिक्योर करना है तो सिक्योर के लिए ये तरीका है, आपको फ्रंट में मिडलवेयर लगाना है मिडलवेयर की तरीका है, बस और कुछ भी नहीं है। तो खैर चीजें आसान है भाई, इतनी मुश्किल नहीं है भाई जितना मुश्किल हम लोग बना देते हैं प्रैक्टिस ना करके। तो जा सकते क्लास आप लोग भाई बस प्रैक्टिस के ऊपर भाई थोड़ा अपना हाथ कैसे लगे और चीजों को जो है वो सीरियस रखो।